What is it like being born a Muslim, in India? मेरी एक नीस है जो कि अब कॉलेज में है। हम्म। कई साल पहले उसको किसी ने पाकिस्तानी बोला था। हमने ईद और दिवाली साथ में ही मनाई है। 47 के बाद, पार्टीशन के बाद लोगों में इतना जबरदस्त जज्बा था कि इतनी नफरत से और इतनी हिंसा के से बंटवारा हुआ है देश का कि अब हम दोबारा ऐसा नहीं होने नहीं देंगे। होना। पहले लोग आते थे, अगर वोट भी मांगते थे तो कहीं ना कहीं कुछ अपलिफ्टमेंट की बात होती थी, प्रोग्रेस की बात होती थी। बट पिछले कुछ सालों से ये भी कम हो गया है। अगर आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ही अपना सीट जीत पा रहे हैं तो आपको कुछ और करने का इंसेंटिव ही नहीं है। इंसान सोच में पीछे कैसे जा रहा है। सरकार भी नहीं चाहती है कि आप पढ़े लिखे हों। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ये एक्चुअली आपको सोचने समझने की काबिलियत को खत्म कर देते हैं। तो लोग सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, और जो उठा रहे हैं तो उनके आइडियोलॉजी पे, उनके नेशनलिटी पे अलग से सवाल उठ जा रहे जाता है। हैं। एज पर चाइना, अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब चाइना विजिट पे गए थे तो उन्होंने ये गिव एंड टेक के लिहाज से एक्सेप्ट कर लिया कि जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है वो चाइना का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो पूरा जो हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन पूरा जो बेल्ट है, पॉलिटिकली बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मेरे हिसाब से पूरा हिंदी हार्टलैंड कल्चरली, इकोनॉमिकली और सोशली काफी वाइब्रेंट था। जो हमारा रेगुलर ट्रेडिशनल जर्नलिज्म था अखबारों में और टीवी चैनल्स पे होता था, वो अब इतना बुरे हाल में है। शाम का डिस्कशन क्या होना है टीवी चैनल्स पे स्पेशली, इसके पूरा टाइम टेबल आ जाता है। एक पॉलिटिकल लीडर को हमने डेमी गॉड बना दिया है कि वो अनक्वेश्चनेबल है, हम उनसे सवाल पूरे नहीं कर गॉड बनने सकते की है हैं। वैसे तो। जी बिल्कुल। पेट्रियोटिज्म जो है एक वन साइडेड अफेयर है, आपका अपने देश के प्रति प्यार। नेशनलिज्म होता है कि आपको किसी से नफरत भी करनी है। सरकारी महकमों का एक्सेस उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए बंद कर दिया है। पहले ट्रेडिशनली गवर्नमेंट ओन न्यूज एजेंसीज है, पीटीआई, यूएनआई जैसी, उनको भी वो एक्सेस अब नहीं मिलता है जो सिर्फ एक न्यूज एजेंसी एएनआई को मिलता है। नमस्कार और स्वागत है आपका बतकही के एक और एपिसोड में। आज के टाइम पे जब लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक आवाज ऐसी है जो डरती नहीं है, जो गलत है उसको गलत बोलने में, जिन्होंने इस्लामिक वुमेन के राइट्स के लिए काफी कुछ लिखा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और जो हिंदी हार्टलैंड है उस पर भी काफी कुछ लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बतकही। आज हमारे साथ मौजूद हैं गजाला वहाब जी। वेलकम टू आवर शो मैम। नमस्कार जी। सो बहुत बहुत वेलकम टू धन्यवाद। आवर शो के अलावा वेलकम टू द हिंदी हार्टलैंड। मैं हिंदी हार्टलैंड में ही रहती हूँ तो आई थिंक उसमें वेलकम की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके। बट यस, थैंक यू, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। प्लेजर इज ऑल आवर्स। सो क्योंकि हिंदी हार्टलैंड से हमने बात शुरू की है, तो आपकी जो एक रीसेंट किताब आई है सेम नाम से, द हिंदी हार्टलैंड, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली इस जोग्राफिकली इस रीजन की बात करें और हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसकी बात करें, सो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये हिंदी हार्टलैंड जो है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो पूरा जो हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन पूरा जो बेल्ट है। सो ये पॉलिटिकली बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बेसिकली पावर शिफ्ट में बहुत तगड़ा काम किया। बट इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, सोच की बात करें और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, तो वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सो ये जो पैराडॉक्स है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर आप हमें इसके बारे में कुछ बता सके एंड देन आप हमें अपनी बुक के बारे में भी बताएं थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया इशिता, आपने बड़े अच्छे सवाल से शुरू किया है। हिंदी हार्टलैंड एक्चुअली जो रीजन है, जोग्राफिकल रीजन है, वो राजस्थान से वेस्ट में शुरू होता है और झारखंड के राजमहल हिल्स तक एक्सटेंड होता है। तो और ये इसकी बड़ी बाकायदा जोग्राफिक बाउंड्री बनी हुई है। तो ये हिमालयन फुटहिल्स से शुरू होता है नॉर्थ में, तो उत्तराखंड का रीजन आ गया और डेक्कन प्लेटो के शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर आ जाता है विद, पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना भी है, महाराष्ट्र भी है। तो ये यहाँ इस में ये एक ऑब्लॉन्ग शेप का रीजन बन जाता है जो राजस्थान से झारखंड तक का और उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक का रीजन है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगी तो आप रियलाइज करेंगी कि ये वही पूरा एक्सटेंडेड रीजन है
जहाँ पर जितनी भी बड़ी रियासतें बनी है, स्पेशली मुस्लिम्स के इंडिया में आने के बाद से, पहले वो दिल्ली सल्तनत जो इस्टेब्लिश हुई, तो वो दिल्ली और आगरा के इस रीजन में इस्टेब्लिश हुई, और यहाँ पर उन्होंने एक बार अपना वर्चस्व बना लिया, तो यहाँ से फिर वो जैसे रेडिएट करते हैं, तो यहाँ से उनका पावर आगे बढ़ा। तो इस रीजन से फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो मध्य प्रदेश का कुछ रीजन उन्होंने अपने काबू में किया, बिहार का कुछ रीजन काबू में किया, वेस्ट में राजस्थान के इन एनी केस राजपूत के साथ उनके संबंध हमेशा से, जितने भी इन्वेडर्स आए हैं सबके राजपूतों के साथ संबंध अच्छे ही रहे हैं। तो ये पूरा एरिया का जब एक पॉलिटिकल सेंटर था, वो ये हिंदी हार्टलैंड था। तो चूंकि ये पॉलिटिकल सेंटर था, उसका बनने की वजह ये थी कि ज्योग्राफिकली यहाँ पे इस रीजन के बीच में कोई रुकावटें नहीं है, बड़े पहाड़ नहीं है, खाइयां नहीं है, बहुत ऐसे नदियां नहीं है जिनको आप पार ना कर पार नहीं कर सकें, सके। या यहाँ पे बहुत जबरदस्त जलजले नहीं आए हैं, कभी वॉल्केनोज नहीं इरप्ट होते हैं, साइक्लोन्स, इस तरह के कोई भी नेचुरल डिजास्टर इस रीजन में नहीं हुआ है हिस्टोरिकली। तो ये एनवायरमेंटली, क्लाइमेटिकली, टोपोग्राफिकली, हर तरीके से लिहाज से देखा जाए तो बड़ी रियासतों के बनने की यहाँ पर हर एक वो सुविधा मौजूद थी जो उनको चाहिए। फ्लैट ग्राउंड चाहिए, वो है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फर्टाइल रीजन है जो आपका रेवेन्यू रियासत के लिए इकट्ठा करता है। फिर लोगों के अंदर काबिलियत थी कि वो हाथ का काम करना बहुत अच्छा जानते थे, तो स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि लग्जरी आइटम्स बनाते हैं, मास स्केल आइटम्स नहीं बनाते, तो वो उसका यहाँ पे पनपना, तो हर तरीके से हर मॉडल जो था आपका इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पे एग्जिस्ट करता रहा है, ये पूरे 700 सालों के वक्फे में, जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई है और फाइनली ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर आया है। तो इसका ये जो इंटरिम है, तो इसमें आपके इकोनॉमिक के तीनों मॉडल्स यहाँ पर मौजूद थे। प्राइमरी सेक्टर होता है आपका एग्रीकल्चर, तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर, इसको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। यहाँ पर इतनी फसल उगती थी कि अगर उसका हिसाब देखा जाए तो वो पूरे यूरोप को खाना खिला सकती थी, ये इस बेतहाशा फसल उगती थी, तो कभी कोई भूखा नहीं मरता था, एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, किसी भी इकोनॉमी को सस्टेन करने का, वो यहाँ पर मौजूद था। पूरा यूपी आप देखें तो हर शहर में अपनी एक अलग इंडस्ट्री थी, वीविंग की अलग एक इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट्स की अलग है, कांच के सामान की अलग है, जूते की अलग है, लेदर प्रोसेसिंग की अलग है, ब्रास की है, कारपेट, सब हर तरीके के, हर शहर जो था एक अलग अलग शहर अलग अलग इंडस्ट्री को नर्चर कर रहे थे, उसको पनपने का मौका दे रहे थे और बढ़ावा दे रहे थे। राजस्थान में देख लीजिए तो मिनरल्स थे इतने जबरदस्त, और प्रेशर्स और सेमी प्रेशर स्टोन्स, अगेन जो माइनिंग होती थी, तो यूटिलिटेरियन माइनिंग के अलावा जो कि आपकी जैसे मार्बल की हो रही है या ग्रेनाइट की हो रही है, जो आप बड़े लेवल पे घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर्स और सेमी प्रेशर स्टोन्स की वहाँ माइनिंग होती थी। तो वो भी इकोनॉमी को सस्टेन करता था। इस तरफ झारखंड तो था नहीं, बट ये बिहार की तरफ आ जाइए तो कोल, आयरन ओर, तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री भी यहाँ पर सस्टेन की जा रही थी। और जो टर्शरी सेक्टर था एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि बड़ी रियासतें थी, अगर जब मुगल्स के टाइम पे तो बहुत ही बड़ी रियासत थी, जगह जगह उनके सूबे थे, तो इतना जबरदस्त उनको लोगों को नौकरियों देने की जरूरत थी। हर सूबे का अलग सूबेदार होना था, जमींदार थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, रिकॉर्ड कीपर्स, बुक कीपर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर पुलिस में नौकरियां उनको देनी है, दरोगा वगैरह, मतलब तो ये जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट था वो भी इतना एक्सपैंड किया इस पीरियड में। तो ये यहाँ की इकोनॉमी का थ्राइव करने का एक सबसे बड़ी वजह ये थी। इकोनॉमी से ही बहुत ही करीबी लिंक होता है आपकी सोसाइटी का। आपके पास जितनी इकोनॉमिक तरक्की होती है, जितना पैसा आता है, और पैसा कमाने का जो बहाने बनते हैं, ये सारी चीजें आपका सोशल अपलिफ्टमेंट भी करती हैं।
तो इस पीरियड में आप देखेंगी तो ये सोशल एडवांसमेंट भी हुआ। कास्ट सिस्टम जो था वो थोड़ा सा वीक पड़ा, क्योंकि गांव में आप रहते थे तो आपको अपने जजमान के साथ जुड़ के रहना है, आप अपने कास्ट के हिसाब से काम करते हैं। बट शहरों में आपको जब नौकरियां मिल रही हैं, जब इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, किले बनाए जा रहे हैं, महल बनाए जा रहे हैं, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे तो कोई आपकी कास्ट नहीं पूछ रहा है नहीं ना, आप तो पूछता, लेबर करेक्ट। का काम कर रहे हैं। या वीविंग की इंडस्ट्री में उनको बुनकरों की जरूरत है, वो लाइन से लूम पे बैठे हुए हैं, तो उनको आपकी कास्ट नहीं पूछी जा रही है। तो ये कास्ट सिस्टम भी थोड़ा सा डिफ्यूज हुआ। और फिर जब आप ये देख रहे हैं कि राजा हमारे महाराजा साहब भी वही कपड़े पहन रहे हैं जो एक सपोजिटली लो कास्ट या नॉन कास्ट इंसान ने बनाए हुए हैं, तो बाकी भी वही पहनेंगे, क्योंकि टॉप डाउन सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट ऊपर से आता है। तो ये वो पीरियड था जब हमारे यहाँ मेरे हिसाब से पूरा हिंदी हार्टलैंड कल्चरली, इकोनॉमिकली और सोशली काफी वाइब्रेंट था। तभी इतनी सारी शेरो शायरी हो रही थी, किताबें लिखी जा रही थी। आप करेक्ट। देखिए तुलसीदास ने रामायण लिखी है, वो भी तो यही पीरियड में लिखी गई है। भक्ति मूवमेंट आया, अलग नई तरीके की सोच पनपी है। बट जब तक ब्रिटिश आए तो उनको ना तो ये कल्चर की समझ थी, ना उनको ये इकोनॉमिक मॉडल एग्रीकल्चर का समझ में आता था, क्योंकि उनको ये खाना में उनको दिलचस्पी नहीं थी। उनका खाना अलग था। तो उनको फूड क्रॉप में, जो खाने का क्रॉप होता है, फसल होती है, उसमें दिलचस्पी नहीं थी। तो उनका फोकस सारा कैश क्रॉप्स पे आ गया। हाँ। तो उन्होंने इंडिगो फार्मिंग शुरू कराई, ओपियम की फार्मिंग, अफीम की फार्मिंग शुरू कराई, फिर कॉटन की फार्मिंग शुरू कराई। तो ये होते होते शुगर केन की फार्मिंग शुरू कराई इंडस्ट्रियल लेवल पे पूरे वेस्टर्न यूपी में। तो ये होते होते जमीनें जो थी वो बंजर होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो आपका एग्रीकल्चरल साइकिल अब नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, कि अभी ये फसल है, फिर आप एक दूसरी फसल चलाएंगे ताकि वो दोबारा जमीन पहली वाली के लिए तैयार हो जाए। तैयार हो जाए, हाँ करेक्ट। वो आप वो साइकिल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती सिर्फ कैश क्रॉप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो कैश क्रॉप को अपने इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था ब्रिटेन में, यूरोप में, तो आपको अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए ये कैश क्रॉप्स की जरूरत थी, ताकि आपकी इकोनॉमी थ्राइव करे। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो कॉलोनियल पावर थे, तो वो यहाँ से जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट कम इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, वो यूके भेजते थे, ब्रिटेन में भेजते थे ना। वो यहाँ पे सरकार नहीं चला, मतलब वो सरकार चला रहे थे ब्रिटेन के बिहाफ ब्रिटेन पे, के बिहाफ पे, हाँ वो करेक्ट। उनका उनकी जड़ें यहाँ नहीं थी, तो रेवेन्यू यहाँ से बाहर जा रहा था, यहीं नहीं घूम रहा था। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ी वजह बनी। अब आप ये सोचेंगे कि ये हिंदी हार्टलैंड में ही क्यों बनी, बाकी जगहों पे क्यों नहीं बनी। उसकी वजह ये थी क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ब्रिटिश के लिए हिंदी हार्टलैंड में हुआ है, अब 1857 का जो गदर हुआ है, वो उसका सेंटर यही था। तो जितना उनका बैकलैश हुआ है, वो भी इसी रीजन में हुआ है। तो एक तो एग्रीकल्चर खत्म उन्होंने यहाँ पर किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वीविंग में, हैंडीक्राफ्ट में उनको दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल उनकी कॉटन वो वहां से ला रहे थे, ला रहे थे, इंडस्ट्रियल हाँ। कॉटन आ रही थी, टेक्सटाइल्स वहां से आ रहे थे। तो उनको चाहिए था, इनफैक्ट उनका फायदा इसमें था कि यहाँ की इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाए, वो जितनी नॉन कॉम्पिटिटिव होती चली जाए, तो उसमें ही उनका फायदा फायदा था। था। तो ये जो यहाँ का सोर्स था इकोनॉमी का, जो इंडस्ट्रियल सोर्स था, वो उन्होंने खत्म किया, एग्रीकल्चरल सोर्स खत्म कर दिया। नौकरियां उनके पास वैसे भी बहुत कम थी देने के लिए, क्योंकि नौकरियां तो उन्हीं के लोग करते थे ना। वो यहाँ पर 2 साल के 4 साल के टेन्योर पे आते थे, नौकरी पूरी करी अपना, और रिटायर होके या बगैर रिटायरमेंट जैसे भी उनका होता था, दूसरी जगह शिफ्ट शिफ्ट कर ट्रांसफर हो दिया, गया, तो ट्रांसफर हो वो गया, वहां हाँ। चले गए, यहाँ से मलेशिया चले गए, या जहाँ भी उनकी और कॉलोनीज थी। तो नौकरियां वैसे भी नहीं थी। तो ये जितने भी इकोनॉमी के 3 पिलर्स थे, ये तीनों पिलर्स ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने खत्म कर दिए। खमियाजा उसका नॉर्थ इंडिया में इसलिए आया और हिंदी हार्टलैंड में इसलिए आया, क्योंकि 1857 के बाद जब उनका बैकलैश शुरू हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गदर में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने डायरेक्टली अटैक किया था या वायलेंस में हिस्सा, दंगों, रिबेलियन में हिस्सा लिया था, तो उनको तो काला पानी, जितों को मार सकते थे फांसी दे दी, उनको पेड़ों से लटका दिया, वो तो मार दिए गए। जिनको जो सेकंड रंग जिनको उन्होंने क्रिमिनल्स करार दिया गया, तो काला पानी भेज दिया गया लार्ज स्केल पे। और फिर
जो बाकी पॉपुलेशन थी, जो उनको लगता था ये हॉस्टाइल पॉपुलेशन है, ये आगे जाके बगावत कर सकती है, अभी फिलहाल नहीं किया है, तो उन्होंने उनको अपने बाकी प्लांटेशंस में यहाँ से शिप करना शुरू कर दिया, इंडेंचर्ड लेबर बना इंडेंजर्ड के। पीपल, करेक्ट, हाँ। तो चाहे वो मॉरिशस गए हों या गुआना गए हों या मलेशिया, सब जगह जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी, प्लांटेशंस में यहाँ से भेज दिया गया। तो यहाँ पे जमीन ने फसल उगाना वैसे ही बंद कर दिया था, भुखमरी फैलनी शुरू हो गई थी, लोगों में दहशत थी कि अगर हम भागे नहीं यहाँ से या हमने प्लांटेशन में नहीं गए काम करने तो हमें भी काला पानी भेज दिया जाएगा। तो माइग्रेशन, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, नौकरियां थी नहीं, तो डी स्किलिंग बहुत इस रीजन में हुआ। जो पेरिफेरल एरियाज थे, क्योंकि ब्रिटिश नेवल पावर थे, मैरीटाइम पावर थे, वो शिप्स के जहाजों में बैठ के हिंदुस्तान आए थे, तो उनका हमेशा से तवज्जो इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स पे रही, कोस्ट लाइन पे रही। तो इसलिए उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई, क्योंकि वो समंदर के पास ही रहना चाहते थे। तो ये एरियाज, वहाँ पर ज्यादा एरियाज का डेवलपमेंट हुआ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का के हब बनते गए। जब वो माइनिंग भी यहाँ से कर रहे थे, रेलवेज एस्टैब्लिश करने के बाद, अब देखिए रेलवे भी इस तरीके से एस्टैब्लिश की कि वो हार्टलैंड से कोस्ट तक जा रही थी, हाँ। तो यहाँ से गुड्स जो थे, सामान जो था वो हार्बर तक जाए और वो शिप्स में लद के बाहर बाहर निकले। निकले, हाँ। तो जब इन्होंने ये किया, माइनिंग भी शुरू करी, आयरन और डिस्कवर हो गया बिहार में, अ, तो ये एक तरीके से इन्होंने इसको आइलैंड बना दिया, यहाँ से सामान निकाला और बाहर कर दिया, शिप कर दिया, हाँ। उसका उस एरिया पे, उस एरिया की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर बिहार में इतना आयरन ओर था, उसका बिहार के रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, ना तो वो वहां से उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे, ना उसके प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, ना ही वहां पे रिफाइनरीज बनाई गई, वो सब बाहर बनाई गई, बहुत दूर दूर बनाई गई। तो ये जब इकोनॉमिक बूम, सो कॉल्ड बूम भी हुआ नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी के बाद भी, तो इन लोगों का फायदा नहीं हुआ। अब जब आजादी के बाद इंडियन सरकार, गवर्नमेंट हमारी पहली बनी और उन्होंने अपने इकोनॉमिक मॉडल्स तय करे बनाने के लिए, तो उनका प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर था, क्योंकि गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, तो एग्रीकल्चर पे उन्होंने फोकस किया और सब्सिक्वेंटली ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, मगर इंडस्ट्री का उनका फोकस नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो इंडस्ट्री अंग्रेजों से इनहेरिट की थी, 20वीं सदी के शुरू के दशकों में अंग्रेजों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडियंस को हैंड ओवर करी थी अपनी, जो इंडियंस चला रहे थे। तो ये इंडस्ट्रीज आज़ादी के बाद हमने इनहेरिट करी, तो उन्होंने उस ढांचे को वैसे ही बरकरार रखा, उन्होंने उसका एक्सपेंशन या उसको वापस अपने नए तरीके की सोच के साथ इस रीजन में नहीं लाए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी उनको लगा कि ये तो क्या है, छोटा मोटा है, अपना आप लोग काम कर लेंगे। उनका फोकस था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो अंग्रेज जो करते थे, तो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स बनाई गई, बॉम्बे में बनी, कुछ ये पूरा एरिया में वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे टेक्सटाइल मिल्स बनाई गई। तो ये जो हमारी कोर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी इस रीजन की, वो धीरे धीरे खत्म होती ही चली गई। अंग्रेजों ने तो जितना खत्म कर सकते थे कर दिया, आजादी के बाद भी और खत्म होती ही चली गई। फिर जब वो खत्म हुई है तो आपका सोशल डिग्रेडेशन हुआ, बैकवर्डनेस बढ़ी, लोगों में गरीबी जितनी आई, पढ़ाई से दूर हुए, फिर वही पुराना दख्यानुसी सोच आनी शुरू हो गई, जो अब करेंट सिनेरियो में जो पूरी तरह से हम देख सकते हैं। तो वही सब होना शुरू हुआ, उसी ने पॉलिटिक्स पे असर किया। तो लोगों को, पॉलिटिशियंस को भी ये लगा कि पॉलिटिक्स में तो हम जीत ही रहे हैं, इलेक्शन हम जीत जाते हैं, लोगों को इकोनॉमिक या सोशल अपलिफ्टमेंट, उनका बढ़ोतरी, उनको उत्थान किए बगैर ही अगर हम जीत रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है कुछ और काम करने की ना। अगर आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ही अपना सीट जीत पा रहे हैं, तो आपको कुछ और करने का इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि लोग आपसे तकाजा ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए ये करो। तो ये एक विशियस साइकिल सी बनती ही चली गई और ये पूरा रीजन पिछड़ता ही चला गया। आई थिंक ये जो जो आपने बात बहुत सही बोली है, जस्ट टू ऐड ऑन टू इट, कि जो
पहले का जो पॉलिटिक्स पे अगर हम बोलें तो भाई पहले लोग आते थे, अगर वोट भी मांगते थे तो कहीं ना कहीं कुछ अपलिफ्टमेंट की बात होती थी, प्रोग्रेस की बात होती थी। बट पिछले कुछ सालों से ये भी कम हो गया है। अब पॉलिटिक्स जो हो रही है वो सिर्फ जाति पे हो रही है, वो धर्म पे हो रही है। वो भी एक पूरा चेंज आई थिंक वो हिंदी हार्टलैंड में तो बहुत अच्छे से आई थिंक देखने को मिल जाता है। एक्चुअली मैंने चूंकि काम हिंदी हार्टलैंड पे किया है तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसके बारे में बात कर सकती हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ये बात है। हम्म। क्योंकि अगर आप कर्नाटका में भी देखेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर कौन सा होगा कि ये लिंगायत कम्युनिटी वाले ज़्यादा हैं तो हम इनका लेंगे, या ये वाले ज़्यादा हैं। तो एक्चुअली ये कम्युनिटी से आपका एफिलिएशन, हम्म। ये पूरे इंडिया में ऑल ओवर। भारत में यही प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए तो ये जो मराठास हैं उनका कितना वोट बेस है। तो ये है। तो हम्म। ये कहना कि अकेले हिंदी हार्टलैंड में हो रहा है, ना। ये बात ठीक नहीं है। मगर ये बात सही है, हिंदी हार्टलैंड में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसकी वजह काफी हद तक हम ये डेमोक्रेसी का मॉडल भी है। सी डेमोक्रेसी में अगर आपको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो आप जीत जाते हैं। हम्म। ये आपका मॉडल है। तो हर इंसान को फिर ये लगता है कि हमारी कम्युनिटी का इंसान जीते, हम्म। तो वो पूरी कम्युनिटी चाहे वो कुछ भी हमारे लिए काम करे या ना करे, मगर उनको लगता है कि हमारी कम्युनिटी का आदमी अगर पार्लियामेंट में पहुंच गया तो कभी ना कभी हमारे बारे में बात करेगा, या हम्म। हमारे लिए पूरी एज अ कम्युनिटी एज अ होल हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारा आदमी वहां पे संसद में बैठा हुआ है। हम्म। तो वो सब मिलके फिर यही चाहते हैं कि हमारे हमारी कम्युनिटी का या हमारी कास्ट का आदमी जीते। तो वो एक वोट बैंक उस हम्म। तरीके से बन जाता है, चाहे उनको उससे कुछ इंसान से कुछ फायदा हो या ना हो। हम्म। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। इसके लिए मुझे पता नहीं कि हम कितना लोगों को इल्जाम दे सकते हैं, वोटर्स को हम कितना ब्लेम करें कि आप ऐसे क्यों वोट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी सेंटिमेंट ये है कि अगर हम सब मिलके इस आदमी को नहीं वोट देंगे तो ये नहीं जीत पाएगा, और फिर हमारा नुमाइंदगी संसद में नहीं हो हाँ, वो एक पाएगी, रिप्रेजेंटेशन की भी बात आ बात आ जाती है। जाती है। तो आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन एक्चुअली मतलब पता नहीं, मतलब आई थिंक जी अवेयरनेस ही हो सकता है कि खुद थोड़ा समझें कि एग्जैक्टली इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जी बिकॉज ब्लाइंडली किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना और ये ना देखना कि उससे विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अल्टीमेटली आपको डाउन द इयर्स आई थिंक इट विल बैकफायर ओनली। इसका कोई बिल्कुल। पॉजिटिव इम्पैक्ट होता नजर आ नहीं रहा है। एंड इसी इसी से अगर बात आगे बढ़ाएं तो क्योंकि आपने हिंदी हार्टलैंड पे काम किया है, उस पर आपकी किताब भी आई है, तो उसी पे एक बार अगर थोड़ा और बात करें कि भाई यहाँ का जो कल्चरल मिलियो है, जो कल्चरल सिनेरियो है यहाँ पे पूरा, सो कहने के लिए यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चर्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। अलग अलग स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में ही आपको मल्टीपल कल्चर्स मिल जाते हैं, बट साथ में इन कल्चर्स में उतने ही डिफरेंसेस भी हैं, उतना ही मतभेद भी है। सो व्हाइल यू वर रिसर्चिंग, क्या आपको कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपके सामने आया होगा? एक्चुअली ना यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ओके। आई एम सॉरी, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं रही नहीं, हूँ। इट्स ओके। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो लैंग्वेज की है। ये हम्म। पूरे रीजन में हिंदी नहीं बोली जाती है। हम्म। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। आप अवध में बैठे, रीजन में बैठिए, यहाँ अवधी बोली जाती है। जो लोग आपस में अपने घर में बात कर रहे होंगे, चाहे वो अपने आप को हिंदी भाषी आइडेंटिफाई करें, जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो वो हिंदी को अपनी लैंग्वेज चुनते हैं। मगर जो जो भाषा वो घर में बोलते हैं वो हिंदी नहीं है जो हमारे ऑफिशियल हिंदी जिसको कहा जाए। जैसे मैं अपने घर में हम लोग बात करते हैं तो हमारी हमारी जो हिंदी है उसमें बहुत सारे उर्दू के लफ्ज आ जाते हैं। या जो मथुरा का रीजन है, जो ब्रज का रीजन है, वहाँ पे हिंदी के प्रोफेसर्स भी आपस में ब्रज में बात करते हैं। और मैं जब मैं बनारस गई थी किताब के ही सिलसिले में, तो मैं बहुत हैरान हुई थी सुन के कि वहाँ पे प्रोफेसर्स तक मैथिली में बात कर रहे थे। वो हिंदी में बात ओके। नहीं कर रहे थे, चाहे वो हिंदी पढ़ाते हो यूनिवर्सिटी बीएचयू में, मगर वो आपस में जब बात कर रहे थे, क्योंकि वो 3-4 जो मिल के बैठे हुए थे वो मैथिली रीजन से थे, तो वो मैथिली में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी नहीं है। और ओके। उसकी वजह यह है कि आप देखिए इस पूरे बेल्ट में कल्चर को एक्चुअली ना, मैंने किताब में जो चैप्टर है कल्चर का उसको
दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कल्चर हम किसको कहते हैं। कल्चर क्या हम कथक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, क्या ये कल्चर का हिस्सा है, या आपका शादी पे मेहंदी, शादी से पहले मेहंदी लगाना ये कल्चर का हिस्सा है। तो क्या जो फाइन आर्ट्स हैं, ये जो जिसमें आपका म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स आती हैं, क्या ये कल्चर का हिस्सा है, या ये आप वहम के तहत काम करते हैं, नजर उतारना, सुपरस्टिशंस जो है। सुपरस्टिशंस के तहत जो काम करते हैं, क्या ये कल्चर का हिस्सा है। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से ये दोनों कल्चर का हिस्सा है। दोनों डिफरेंट एंड्स हैं कल्चर के। एक एंड जो है जहाँ पे आप फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाती हैं, वो ये हिस्सा है कल्चर का जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी इम्पोज करती है, क्योंकि आपका जो आदमी है जो अपना इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे रखना चाहते हैं, तो वो इसके थ्रू रखते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मर्स जो है ये ज्यादातर औरतें हैं जो आदमियों के एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि आदमियों को कहा जाता है कि उनके अंदर ज्यादा नफासत है, वो ये इसको अप्रिशिएट ज्यादा कर रहे हैं। जैसे पहले मुजरे भी होते थे तो वो जी, मेल्स के लिए ही मेल्स होते थे। को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं। और उसका दूसरा एंड वो है जहाँ पे औरतें अपने आप को असर्ट करती हैं, जहाँ पे कल्चर को औरतों ने संभाल के संजो के रखा हुआ है। तो चाहे आप शादी के दिन सफेद जोड़ा नहीं पहन सकते हैं, लाल पहनेंगे, या आपकी गोद भराई होती है, तो ये पूरे हिंदी बेल्ट में सब जगह होती है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम्स भी वही करते हैं, हिंदूज भी वही करते हैं। बरी मेहंदी सबके घरों में होती है, जूता छुपाई होती है, दरवाजा रोकना, शादी की सारी रस्में सिमिलर हैं। सेम है, हाँ। शादी के बाद की रस्में सिमिलर हैं। कोई औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान की रस्में सिमिलर हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी की जो केयर की जाती है माँ की, वो जच्चा बच्चा की जो भी केयर की जाती है, जो खाने बनते हैं वो चाहे वो चाश घी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है क्या बनाते हैं वो, घी में ड्राई फ्रूट्स गोंद के करके, लड्डू बनते हैं जो। गोंद के लड्डू हाँ, बनते हैं, पंजीरी बनती पंजीरी है। होती है, हाँ। नहीं, एक वो पीने का भी बनाते हैं ना, वो घी में डाल के कुछ ड्राई हाँ। फ्रूट्स बनाते हैं डाल के। तो ये सारी चीजें सिमिलर हैं। आप मौन कर रहे हैं, किसी का मातम मना रहे हैं, तो आपका मातमी कपड़े का रंग सफेद है। ये पूरे इस बेल्ट में कॉमन है। फर्टिलिटी का कलर हरा है। तो वो तो ये और ये सारा कल्चर जो है ये औरतों का डोमेन है। नजर उतारना, जादू टोना करना कि वो मेरा हस्बैंड किसी और की तरफ ना देखे, तो आप पंडित जी से या मौलवी जी से जाके कुछ विभूति मंत्र लेकर आ पढ़वा जाएं। दिया, फुकवा दिया, कुछ हाँ, कहते नहीं, वो हैं। पानी में भी डाल के आप हाँ। विभूति वो करके दे दें, ये सब सिमिलर है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे तो ये कल्चरल का ये जो एस्पेक्ट है ये पूरे हिंदी बेल्ट में सिमिलर है। और मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि ये जो हमारा ये मैंने जो 700 साल का पीरियड आपको बताया, जो मुस्लिम रूल यहाँ पर था, उसने न सिर्फ कास्ट सिस्टम को फ्लैटन किया, ये जो कास्ट की पीक्स थी, हाई कास्ट लो कास्ट को काफी हद तक उसको फ्लैटन किया। इन्होंने रिलीजियस डिफरेंसेस को भी थोड़ा सा फ्लैटन करा, धार्मिक जो डिफरेंसेस थे। यही वजह है कि जब ब्रिटिश ने पहला सेंसस किया 1871 में, तो वो बहुत ही कंफ्यूजन हो गया, उनको समझ ही नहीं आया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, क्योंकि लोग मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ जिंदा जी रहे थे। वो ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। वो अगर म्यूजिशियन है तो वो एक देवी की भी पूजा कर रहे थे और वो नमाज भी पढ़ रहे थे। और अगर और जैसे महिलाएं हैं वो दरगाह पे भी जाके चादर चढ़ा रही थी और धागे बांध रही थी और वो पूजा भी कर रही थी। तो ये आइडेंटिटीज रिलीजियस जब एक तरह से फ्लैटन हुई, तो हमारे यहाँ कल्चरल जो कल्चर था यहाँ का वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट हो गया। त्योहारों से लेके शादी ब्याह तक जितनी थी आपके पब्लिक स्फेयर में और पर्सनल स्फेयर में, दोनों में आ गया। बट जब बाद में ब्रिटिश के आने के बाद और ये आइडेंटिटीज को उन्होंने थोड़ा सा एक तरह से स्ट्रेट जैकेट करने की कोशिश की, फिक्स डब्बों में डालने की कोशिश की, क्योंकि उनको काउंटिंग के लिए नंबर्स चाहिए थे कि कौन सी पॉपुलेशन कितनी है।
क्योंकि उसके हिसाब से फिर वो अपनी पॉलिसी मेकिंग करेंगे, करेक्ट। क्योंकि ब्रिटेन में भी वो ऐसे ही करते थे, मतलब यही उनका एक्सपीरियंस है कि आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए पॉपुलेशन की, तो वो उस समय भी एग्जैक्ट डिवाइड एंड रूल था, एंड आई थिंक आज जी भी डिवाइड एंड रूल ही चल ही रहा है, चल रहा है। वापस आ गया है। तो वो उन्होंने इसलिए वो डिब्बे बनाए कि ये कैटेगरी इसी में फिट आएगी, आप साथ में रह के ये नहीं कर सकते हैं। हम्म। मगर जब ये कैटेगरीज भी फिक्स्ड हो गई और उसके बावजूद भी आप देखेंगे आइडेंटिटी में फर्क आना, जो आपका सवाल है कि इतने सारे डिफरेंसेस हैं हमारी आइडेंटिटीज में, मगर मेरा मानना यह है कि पार्टीशन तक आते आते 1947 तक हाँ। आते आते हम लोग फिर भी इतना ज्यादा एक दूसरे की तरफ हॉस्टिलिटी नहीं रखते थे। हमारा हमारा एटीट्यूड ये था कि खुद जियो औरों को भी जीने दो। जरूरी नहीं है कि हम साथ में बैठ के एक थाली में खाना खाएं, आप अपना जो काम कर रहे हैं करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। मगर ये नफरत नहीं थी एक दूसरे से, जो कि धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है। मतलब अब आपको नफरत इतनी है कि आप अगले के बारे में बहुत बुरी बात भी यकीन कर लेते हैं, सोचे बगैर कि मगर वो ऐसा क्यों करेगा, कि मतलब वो जैसे थूक जिहाद हुआ, तो वो थूक रहा है खाने पे आपको देने से पहले, बहुत ही मगर बेसलेस चीजें हैं क्यों लेकिन। करेगा कोई इंसान, मतलब कोई लॉजिक है इसमें थूक के देगा? हम्म। मतलब वो सब्जी वाला सब्जी भी थूक के आपको क्यों देगा? आप तो वैसे भी घर ला के सब्जी धो रहा है। धुलों भी, हाँ। मतलब कोई दिमाग तो लगाइए। मगर ये आपको इन चीजों पे भी यकीन आ जाने का मतलब है कि किस कदर आपके अंदर नफरत भरी जा रही भरी है, इंस्टिल जा की रही जा जा रही है। रही है। तो ये पहले नहीं था। तो आपके अंदर डिफरेंसेस भी होंगे, आपकी आइडेंटिटी भी अलग होगी, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपना जातिवाद भी पूरी तरह से निभा रहे हैं कि मैं छूत छात भी करूंगा और मैं एंड ये दूसरे की सारी चीजें बीच में कम हो गई थी, सडनली ये सारी चीजें फिर वापस से आ आ रही हैं। गई हैं। तो ऑब्वियसली ये पॉलिटिकली ड्रिवन प्रोजेक्ट है ना, ये हम्म। जानबूझ के किया जा रहा है। ये नेचुरली लोगों के अंदर से, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स नहीं, नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू यू, आई कंप्लीटली अग्री विद यू, आपने हम्म, जो सारी हम्म, बातें बोली। यहाँ पे बस मेरा एक सवाल ये है कि प्रॉब्लम्स जो कई सालों पहले थी, कई डेकेड्स पहले थी, जो धीरे धीरे कम हो गई, अचानक से वो पिछले कुछ सालों में वापस आ रही है। अब इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहने के लिए इन थ्योरी एजुकेशन का लेवल काफी बढ़ा है, ज्यादातर लोगों तक एजुकेशन पहुंची है, कई कई जगहों पे फ्री एजुकेशन कई पॉलिसीज के थ्रू आपको मिल रही है, वहां पे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। एंड कहने के लिए पीपल आई थिंक आर बिकमिंग लिटरेट। एजुकेटेड शायद नहीं है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ लिटरेट पर्सन एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन। इस ये सब होने के बावजूद भी आप अगर अपनी सोच की बात करें तो इंसान सोच में पीछे कैसे जा रहा है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी है और आप सही कह रही हैं कि लिटरेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेटेड हो। आप देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, स्किल इंडिया। हम्म। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है एजुकेट इंडिया। हम्म। तो सरकार भी नहीं चाहती है कि आप पढ़े लिखे हों। सरकार भी यही चाहती है कि आपके अंदर काबिलियत आ जाए काम करने की कुछ हाथ से, ताकि आप अपना रोजगार कमा लें। हम्म। तो हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारा मंशा ये है कि आपको कुछ ना कुछ काम आ जाए बस। हम नहीं चाहते हैं कि आपके दिमाग रोशन हो। हम हम्म। नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग रोशन होंगे, अगर आप पढ़ेंगे, तो फिर आप सवाल उठाएंगे। और वो पसंद तो नहीं है वो किसी को। हाँ, तो आप उससे बचने के लिए ये है कि आपको सिर्फ काबिलियत आ जाए आपके अंदर काम करने की, उतना हुनर आ जाए, उतना बहुत है। इसकी आप अगर देखेंगे पहले के आई थिंक 70 से या 80s तक भी आप मान लीजिए, जो हमारा सिलेबस होता था, जो लिबरल आर्ट्स का सिलेबस हम्म। स्कूल में भी होता था, हमें किस तरीके की किताबें पढ़ाई जाती थी। हम्म। मैंने स्कूल में कर्म भूमि पढ़ी हुई है हम्म। प्रेमचंद की। अब नहीं पढ़ाई जाती है। अब आपके सिर्फ रीडर्स होते हैं, जिसमें पैराफ्रेज किए हुए चैप्टर्स होते हैं। हम्म। अब आपको नहीं सरकार या हमारी एजुकेशन पॉलिसी, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हम्म। वो आपके ऊपर से वो सब्जेक्ट्स का बोझ कम कर देना चाह रही है, जो सब्जेक्ट्स एक्चुअली दिमागों को रोशन करते हैं। वो क्योंकि आपको वो उनके सिर्फ लिए कन्वीनियंट नहीं है। हाँ, तो अब आपको वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप मैथ्स पढ़ लीजिए, हम्म। आप प्रोग्रामिंग करना आ जाए, आपको सॉफ्टवेयर आ जाए, या आपको मैकेनिक का काम करना है तो आपको ये स्किल आ जाए। तो फोकस सारा वहां है। हम्म। ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं, ये इन एनी केस आपके
मैंने अपनी पहले इससे पहले वाली हिंदी हार्टलैंड से पहले की जो किताब थी बॉर्न अ मुस्लिम, उसमें ये इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सोचा था, और मैंने मुस्लिम्स के लिहाज से सोचा था कि ऐसा क्यों है कि जो टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने हासिल की हुई है, जिन मुस्लिम्स ने इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है ज़्यादातर, ये तो अभी पता चला है कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे ये टेरर अटैक जो दिल्ली में हुआ है, बट इससे पहले जब भी बातें आती थी, वो आईएम इंडियन मुजाहिदीन की बात आती थी या सिमी की बात आती थी, तो ज्यादातर जो लोग दिखाते, जो सामने नाम आते थे, वो मेजॉरिटी इंजीनियर्स की थी उनमें से, स्पेशली साउथ इंडिया से जो नाम आ रहे थे, केरला से खास तौर से और कोस्टल कर्नाटका से। तो मैं काफी इस बारे में मैं परेशान रहती थी कि ये क्या वजह है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो इंजीनियरिंग इन्होंने पढ़ाई की हुई है, मैं कभी जिंदगी में इंजीनियरिंग का एग्जाम पास ना कर पाती, मैं इतनी मैथ्स में कमजोर, तो जो ये कर चुके हैं, तो क्यों ऐसा है कि ये रेडिकलाइज हो जाते हैं? बेसिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट है बट फिर भी रेडिकलाइजेशन है। तो इस मैं इस नतीजे पे पहुंची थी कि इसकी वजह ये है कि ये जो आपको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये एक्चुअली आपको सोचने समझने की काबिलियत को ख़त्म कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल रोट से रटा हुआ एक तरीके का एक टनल विजन देते हैं, मशीन लर्निंग है बेसिकली। मशीन लर्निंग। तो आप एक टनल के अंदर आप गुफा में आप बस चलते हैं, चारों तरफ से आपका दिमाग आपने बंद किया हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना आपको वो पढ़ने के लिए चाहिए, जितनी। और जब तक आप लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अलग अलग तरीके की लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, आपका दिमाग रोशन हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। तो ये सिर्फ उस वक्त तो मैंने ये मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, बट अगर आप अभी भी देखेंगे तो ये जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आप कहा जाता है व्हाट्सएप अंकल, तो चाहे वो अंकल हो या चाहे भैया हो या चाहे जो भी है, आंटी हूँ कोई भी हो। आंटी है, मेजोरिटी की बैकग्राउंड टेक्निकल है, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्निकल एरिया के अलावा कभी कुछ पढ़ने की जहमत ही नहीं की है। उन्होंने कभी सोचने की भी जहमत नहीं की है कि जो चीज हम सच मान के बैठे हुए हैं, इसका एक दूसरा पहलू भी हो पहलू भी सकता है। है। तो आई थिंक हमारे प्रेजेंट टाइम्स में एजुकेशन का लेवल चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं बढ़ पा रहा है, इनफैक्ट वो और कम होता जा रहा है। उसकी वजह से हमारी टॉलरेंस लेवल, बर्दाश्त की काबिलियत और कम होती और जा कम हो रही है। रही है। तो इसीलिए हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स अब आज देख रहे हैं कि आप कुछ भी कह दें, आप कोई भी बात पे, अनबिलीवेबल बातों पे भी लोग विश्वास विश्वास करके करते हैं and उसको आगे हरकतें, फैला भी रहे हैं हाँ, उसको। और हरकतें रिएक्ट करते हैं उस पे। एंड दिस इज वेरी आयरॉनिकल बिकॉज अगर आपने साइंस पढ़ा है, हाँ ठीक है, वो ऑब्वियसली आपको आपकी सोच को काफी लिमिटेड कर दे रहा है, बट फिर भी अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, बिकॉज साइंस आपको क्वेश्चन करना ही सिखाता है। पर यहाँ पे लोग सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, और जो उठा रहे हैं तो उनके आइडियोलॉजी पे, उनके नेशनैलिटी पे अलग से सवाल उठ सवाल जा रहे हैं। जाते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कि आप ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हैं एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट योर ओपिनियंस, विच इज ऑब्वियसली इस टाइम पे इट्स द नीड ऑफ द आवर। बट ऐसे में आपको कई ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ता होगा, एंड ये सिर्फ ट्रोलिंग पे नहीं है, बेसिकली इसके पीछे एक बहुत और सीरियस रीजन है कि बेसिकली आप आवाज उठा रहे हैं स्पेशली उन लोगों के अगेंस्ट जो पावर में है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी थिंकिंग है, आपके सवाल है, उसको एंटी कंट्री बोल दिया जा रहा है रादर देन एंटी गवर्नमेंट और एनीथिंग। एंड आइडियली किसी भी सिटीजन के पास में ये हक होना चाहिए कि वो सरकार की कोई चीजें अगर उन्हें नहीं पसंद आ रही है तो उस पर सवाल उठा सकें, ये उनका बेसिक राइट है। बट वही चीज आज कम की जा रही है। एंड आई थिंक आपने ट्विटर पे भी, आपको ऐसे काफी सारे लोग मिले होंगे जब आपने कोई भी लॉजिकल बात की होगी, अचानक से वो लोग आके अपनी वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो ज्ञान है वो देने चले आते हैं, एंड देन दे लाइक तुम गलत बोल रहे हो। एंड सिंस आपने बहुत प्रेस्टिजियस पेपर्स में काम किया है, अब आप जर्नलिस्ट, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस एज अ जर्नलिस्ट, ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी आपके लिए। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और जब ये शुरू शुरू में होता है आपके साथ, पहली नया नया होता है, तब बहुत बुरा भी लगता है। मतलब थोड़ा सा दिमाग भी हिल जाता है आपका खुद का। मतलब मुझे जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रोलिंग फेस करी और मैसिव ट्रोलिंग फेस की थी, तो मुझे मैं बहुत बार अपनी ही ट्वीट को, अपने ही कमेंट्स को पढ़ा बार बार
कि इसमें मैंने ऐसा क्या लिख दिया है कि लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आ समझ रही में है। नहीं आ रही, हाँ। उस वक़्त पहली बार जब ये हुआ था तो मेरे साथ कई साल हो गए, तो मैंने कुछ लोगों को एक्सप्लेन करने की भी ट्विटर पे अपनी ट्वीट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बट मैंने रियलाइज़ किया उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हुँ, क्योंकि वो एक्चुअली वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कोई बात समझना चाहते हैं। वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है शायद मैं एक ईज़ी विक्टिम हूँ हुँ, और मुझे वो बुली कर सकें, हुँ, या तो इतना बुली कर दें कि मैं कुछ दिन तक ट्वीट ना करूँ, दम बखुद बैठ जाऊँ, या मैं ट्विटर ही छोड़ दूँ या हुँ, म्यूट कर लूँ अपना अकाउंट। तो जब मैं मुझे ये बात समझ में आ गई, तो फिर उसके बाद मैंने एटीट्यूड मैंने थोड़ा-सा यहाँ बदल दिया और मैंने किसी से भी कोई भी इश्यू जॉइन करना ही बंद कर दिया। मैं अगर मेरे हिसाब से कोई समझदार इंसान भी अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करता है ट्विटर पे, तो मैं रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो मेरा जो अगर आप देखेंगे, अगर कभी आपको मौका लगेगा मेरा ट्विटर टाइमलाइन मेरी आप मैंने देखेंगी, देखा। जी, तो मेरे शूट एंड स्कूट वाली हुँ, अप्रोच है। मैं अपनी कमेंट्स करती हूँ, जो मुझे अपना ओपिनियन देना होता है, और फिर मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, फिर मैं किसी और सब्जेक्ट पे बात करना शुरू कर देती हूँ। हुँ, मैं उन इश्यूज़ पे कभी भी वापस नहीं आती हूँ, काफ़ी टाइम तक, अनलेस उस सब्जेक्ट पे फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ है और मुझे हुँ, दोबारा कमेंट करना है। तो वो जो ट्रोलिंग भी है, तो वो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ, मैं उस पे तवज्जो ही नहीं देती हूँ। तो एक तो सर्वाइवल की टैक्टिक हुँ, मेरे हिसाब से ये है और मुझे ये सूट करती है। तो मैंने इसलिए ना तो ट्वीट करना बंद किया है, ना कंट्रोवर्शियल कमेंट्स हुँ, करना बंद किया है। जो मैं करना चाहती हूँ, वो वैसे ही मैं बोलती हूँ अभी भी, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है। हुँ, हुँ, तो आई थिंक ये हर इंसान अपने हिसाब से अपने सर्वाइवल टैक्टिक्स बना लेता है। कई लोग होते हैं, उनको हर किसी से लड़ना होता है, हर हुँ, किसी हुँ, के हुँ, साथ बहस करनी होती है। उनको लगता है सारा ज्ञान हम ट्विटर पे ही हाँ, दे देंगे, तो वो कॉन्स्टेंटली एक ट्वीट करने के बाद वो उसको हर हुँ, किसी को जवाब भी देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, लड़ते हैं लोग ट्विटर पे लड़ते बैठ भी के। हैं, बट वो मैं नहीं करती हूँ। हुँ, आई थिंक पॉइंटलेस है थोड़ा, क्योंकि बेसिकली आप बात तो पते की कर रहे हैं, आप समझ की हुँ। बात कर रहे हैं, आप रीज़निंग के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं है, तो दू, दू, कितना समझा दूस, सकते हैं बिल्कुल उसको? दूसरी बात ये है कि अगर सामने वाले को वाकई में ये सब्जेक्ट को जानने की, समझने की इतनी चाह है, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब तो आपके पास पहले तो गूगल था, हुँ, अब तो आपके पास इतने सारे एआईटी हुँ, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब जेमिनाई है, चैट जीपीटी है। आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं, आपको किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हुँ, आपकी बेसिक जो कंफ्यूजन है वो 2 मिनट में दूर हो ट्रू, सकता है। ट्रू। तो अगर आपको वाकई में जिज्ञासा है, तो आप पता कर लीजिए, आप मुझसे क्यों बहस कर रहे हुँ, सही बात। हैं। अच्छा, आप क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी लिखती हैं, आपने लिखा भी है पहले, एंड अगर अब रीसेंट एक इंसिडेंट की हम बात करें, सिंस जो आपने लैंग्वेजेस की बात कही थी ना कि हम लैंग्वेज को लेके तो बहुत डाइवर्स हैं, एंड लैंग्वेज के बेसिस में ही हम्म, इंडिया में तो आधे स्टेट्स भी उन्हीं बेसिस पे उनका हाँ, बाइफिकेशन हुआ है, अलग जी, हुए हैं। बिल्कुल। तो जो इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, जिनके बेसिस पे इतने प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसी से रिलेटेड एक अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था शंघाई एयरपोर्ट पे, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की एक महिला थी, उनको काफी देर तक रोका गया था वहाँ पे, एंड उनका पासपोर्ट इनवैलिड बोला गया बिकॉज एज पर चाइना अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना। चाइना, लेकिन वो भी इंडिया का पार्ट है। इस चीज में उन्होंने उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बोल दिया था। तो ये जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, इस पे आपने एक ट्वीट भी किया था, लाइक यू सेड आप एक्टिव हैं, एंड आई डिड गो थ्रू योर फीड। सो उसमें यू पॉइंटेड आउट कि एग्जैक्टली इसका एक रूट कॉज है। अगर आप हमें उस एक जो पहली बात तो ये बेसिकली इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी शुरुआत एग्जैक्टली खैर बहुत सालों पुरानी है, बट अकॉर्डिंग टू यू देयर इज अ रूट कॉज जहाँ पे ये स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनको लेके जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, आपने एक चीज नोट की जी, थी। देखिए जो बॉर्डर है इंडिया का चाइना के साथ, ये हिस्टोरिकली कभी भी मार्क्ड या डिलिनिएटेड नहीं था, क्योंकि पहाड़ है इतने जबरदस्त। तो हम्म, नेचुरल थिंकिंग हमेशा से, सदियों से यही रही है कि ये नेचुरल बैरियर है, ये पहाड़ है। पॉपुलेशन वहाँ बहुत कम रहती थी, मतलब इक्का दुक्का कुछ ट्राइब्स होंगी इधर उधर दोनों तरफ। तो कभी भी यहाँ पर किसी भी साइड का कोई बॉर्डर नहीं था। और अगर आप देखेंगी तो 1947 से पहले
इंडिया भी एज अ नेशन स्टेट जैसी नहीं था, एज अ नेशन स्टेट नहीं था ना, ये प्रिंसली स्टेट से उनके सबके अपने अपने बॉर्डर्स थे, फिर ब्रिटिश इंडिया था, उनका अपना बॉर्डर था। तो ब्रिटिश इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे अपने उनको उन पे कब्जा करके अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया हुआ था। या तो वहां पर उन्होंने अपने सुजरेन राजा थे जो ब्रिटिश को वो देते थे, रॉयल्टी देते थे, तो नहीं और ज़कात बट रॉयल्टी, रेवेन्यू देते थे, रेवेन्यू का एक शेयर देते थे। तो अफगानिस्तान उसमें से एक था कि जब भी ब्रिटिश अफगानिस्तान में काफी को हावी हो जाते थे तो वो सबड्यू हो जाते थे अफगान वॉरलॉर्ड्स। फिर जब वो ब्रिटिश को हरा देते थे, कई सारी ब्रिटिश अफगान वॉर हुई हैं, तो फिर ब्रिटिश वापस आ जाते थे, ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज फिर श्रिंक कर जाती थी। तो इसी तरीके से ये जो तिब्बत था, तिब्बत का चाइना के साथ भी कुछ ऐसे ही रिलेशंस थे। जब तिब्बत में पावरफुल डायनेस्टी, पावरफुल किंगडम आ जाता था तो वो अपने आप को चाइना पे हावी कर लेते थे, और जब चाइना में पावरफुल डायनेस्टी या किंगडम आ जाता था तो वो अपने आप को तिब्बत पे हावी कर लेते थे। बट इनका बहुत ज्यादा सैक्रोसैंट कोई बॉर्डर नहीं था, अगेन बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अनकंफर्टेबल टेरेन है वहाँ की। तो जब ये आज़ाद ब्रिटिश इंडिया में थे ही, 1914 में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी शिमला में, जिसमें तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया था, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया था, और ब्रिटिश थे। और उन्होंने कोशिश ये की थी कि एटलीस्ट ब्रिटिश इंडिया के साथ तिब्बत की बाउंड्री तय हो जाए, ताकि ये पता रहे कि कहाँ तक ब्रिटिश का डोमिनेंस रहेगा। उस वक्त भी लद्दाख में वो बाउंड्री नहीं तय हुई थी। अरुणाचल में उन्होंने एक बाउंड्री बनाने की कोशिश की थी, जिसको उन्होंने मैकमोहन लाइन दे दिया था। मगर वो जो अग्रीमेंट हुआ था उस पर तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव ने और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने साइन कर दिया था, एग्री कर लिया था, चाइनीज ने नहीं किया था। तो चाइना ने उस वक्त भी वो डिस्प्यूट रेज की थी कि ये हम इस बाउंड्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब वो हिस्ट्री का बैगेज था, वो हमने आजादी के बाद इनहेरिट किया, बजाय इसके कि हम बैठ के बात को सुलह सफाई से कुछ गिव एंड टेक करके हल कर लेते, रिजॉल्व कर लेते, वो हमने नहीं किया। तो ये डिस्प्यूट चला आ रहा है। तो इस पूरे एरिया में हम कोई बॉर्डर डिलिनेटेड नहीं था, जो अंग्रेजों ने बॉर्डर तय करा था मैकमोहन लाइन, हमने उसको, इंडिपेंडेंट इंडिया ने उसी लाइन को एक्सेप्ट कर लिया। उसी के बेसिस पे वहाँ के इंडियन एक असम राइफल्स फोर्स होती थी, तो उनके मेजर थे, मेजर खाटिंग, वो गए और उन्होंने तवांग, जो अरुणाचल का फर्दर मोस्ट नॉर्थ वेस्ट मोस्ट पोर्शन है, वहाँ पे, और जहाँ पे तवांग मोनास्ट्री है बहुत फेमस, तो वहाँ पे उन्होंने जो कुछ चाइनीज रेजिडेंट वगैरह थे उनको भगा दिया, और वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा दिया, होइस्ट कर दिया। तो वो इस बेसिस पे वो हमारा इंडिया का हिस्सा बन गया आजादी के बाद। सो तब से हमने फिर, पहले तो अरुणाचल को हम एजेंसी कहा जाता था, वो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नीफा कहा जाता था। फिर सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे उसको इंडिया का हमने एज अ स्टेट बना लिया, और वो एक स्टेट बन गया इंडिया का। पहले वो असम का हिस्सा होता था। सो बट चाइनीज के साथ हमारी इतने सालों से जब भी बातचीत होती रही है, वो इसको रिकॉग्नाइज कभी भी नहीं कर रहे थे। अब जब मैंने जो ट्वीट किया था स्पेशली, वो था प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब चाइना विजिट पे गए थे, तो उन्होंने ये गिव एंड टेक के लिहाज से एक्सेप्ट कर लिया कि जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है वो चाइना का हिस्सा है। अब तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन पूरे तिब्बत का एक छोटा हिस्सा है, पूरा तिब्बत और बड़ा है, हाँ। और तिब्बत के मैक्सिमम पोर्शंस जो हैं वो अब तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में नहीं है, वो ऑलरेडी चाइनीज प्रोविंसेस के हिस्से बन गए। जैसे तिब्बत का जो अर्स्टवाइल तिब्बत था, उसका एक हिस्सा था खाम प्रोविंस, एक हिस्सा था आमदो प्रोविंस। तो ये जो प्रोविंसेस थी, ये ऑलरेडी चाइना ने अपने अपने अलग अलग अपनी प्रोविंसेस का इसको पार्ट बना लिया है। मतलब जैसे अगर हमें देखा जाए, जब इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, तो जो पहले हिस्सा अर्स्टवाइल मध्य प्रदेश में था, नागपुर, उसको महाराष्ट्र को दे दिया गया, कुछ हिस्सा तेलंगाना को दे दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने वो काफी सालों से, मतलब
47 से भी पहले से कई सारी प्रोविंसेस थी जो अर्स्टवाइल तिब्बत का हिस्सा होती थी, वो अब ऑलरेडी चाइनीज अलग अलग स्टेट्स का या प्रोविंसेस का हिस्सा बनी हुई है, कुछ इसका कुछ इसका। तो जो तार है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है अब तिब्बत का। तो हमने कहा कि तार इज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। हमने ये एक्सेप्ट करा, मगर इसके बदले में चाइनीज ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। तो हमें चाहिए ये था कि जैसे हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये वहां पे कहा है और ये हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम उनसे भी ये एक्सेप्ट करवाते। वो हमने नहीं करवाया क्योंकि हम वो चाहते थे कि हम कोई ग्रैंड जेस्चर करेंगे, यारी दोस्ती बढ़ेगी और यहाँ पे न्यूज बनेगी कि वाजपेयी हैड अ वेरी सक्सेसफुल विजिट टू चाइना। आई थिंक काफी डेकेड्स के बाद में वो गए भी थे, पहली विजिट भी थी जी, वो। हाँ। तो बेसिकली उसका ये हुआ, उसके इमीडिएटली बाद ये हुआ कि जब हमने तार को एक्सेप्ट कर लिया है, चाइना का हिस्सा है, तो तिब्बत की और भी जो प्रोविंसेस चाइना का हिस्सा हैं, तो वो भी तिब्बत का ही हिस्सा है। तो चाइनीज ने फौरन कहा कि अरुणाचल प्रदेश तो साउथ तिब्बत है, बिकॉज तो आपने वो उनको एक फ्री हैंड दे दिया कि वो तिब्बत के रीजन्स को और बढ़ा के बोल सके। तो उन्होंने कही जो साउथ तिब्बत है तो ये तो हमारा ही हिस्सा है। तो उन्होंने जो अरुणाचल के रेजिडेंट्स थे उन्होंने ये काफी पहले भी शुरू करा था, वो उनको वीजा नहीं देते थे पासपोर्ट पे। फिर कुछ इंडियन डेलीगेशन के साथ एक आई थिंक कोई स्पोर्ट्स का डेलीगेशन जाना था या मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, तो जो अरुणाचल के प्लेयर्स थे वो उन्होंने उनको वीजा नहीं दिया था। ये अभी की बात नहीं, ये पहले की बात है। और फिर फाइनली हमको वो विड्रॉ करना पड़ा था क्योंकि हमने कहा नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप हमें पासपोर्ट पे वीजा ना दें। तो ये प्रॉब्लम्स काफी पहले से भी रही हैं, और जब रिलेशंस अच्छे होते हैं तो कभी कभी वो इग्नोर कर देते हैं इन बातों को कि चलो ठीक है आजकल संबंध अच्छे चल रहे हैं, पर जब टेंशन होता है तो वो बातें ये इग्नोर नहीं करते। अभी चूंकि हमारे और चाइना के टेंशन चल रहे हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो वो ये बातों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात का इशू बना दिया। बट ये एक इसका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है। ये ऐसा नहीं कि हवा में अचानक से ये क्या हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये काफी बार पहले हो चुका है और ये कई बार होता आ रहा है। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना बड़ा थ्रेट है चाइना हमारे लिए, बिकॉज अब ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग पावर्स में चाइना आता है, उनकी मिलिट्री बेस बहुत बड़ी है, ऐसे में उनके खिलाफ कुछ भी खुल के बोलना, आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ गुड डिसीजन फॉर एनी कंट्री। एक्चुअली ना चाइना थोड़ी अजीबोगरीब कंट्री है दुनिया की। चाइना का मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, और चाइना सिर्फ इसी बेसिस पे कि चाइना के अंदर की मिलिट्री इतनी पावरफुल है और हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वो बहुत सारी टेरिटरी जो हम अपना हिस्सा मानते हैं देश का, वो चाइना क्लेम करता है, इंक्लूडिंग लद्दाख का काफी सारा हिस्सा है। सिक्किम वगैरह भी है। नहीं, सिक्किम नहीं है, लद्दाख है और अरुणाचल है। तो बहुत सारा हिस्सा है जो वो क्लेम करता है। तो इसी बेसिस पे चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे भी बड़ा खतरा इसलिए और बन जाता है क्योंकि हमारे जो दूसरा दुश्मन है पाकिस्तान, उनकी चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती है, और उनका आपस में अब लैंड कनेक्शन भी है। मतलब लैंड से वो जुड़े हुए भी हैं। उनका वो काराकोरम हाईवे जो चाइना ने बनाया है, पाकिस्तान जाता है, तो वो उनका जमीनी लिंक भी है। और ये दोनों ये हाईवे हमारे सर के ऊपर से निकलता है, लद्दाख के नॉर्थ लद्दाख के ऊपर से निकलता है। तो और ऑब्वियसली चूंकि माउंटेनस एरिया है तो उसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पे कई सारी जगहें हैं जहाँ पे उनको अच्छा व्यू, उनके जो ग्लेशियर्स हैं वहां से वो हमारा पूरा लद्दाख का रीजन ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहां पे उनको अच्छा ऑब्जर्वेंस उनकी हो जाती है, वो पोस्ट वगैरह से वो देख सकते हैं, हमारा हाईवे मॉनिटर कर सकते हैं, हमारा मूवमेंट मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये और इसलिए और बड़ी थ्रेट है। बट मैं क्यों बोल रही हूँ वो थोड़ा अजीब व गरीब कंट्री है। वो उनका फोकस जब से उन्होंने इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है, उनका फोकस बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के ऊपर आ गया है। इसलिए वो इंडिया से कॉन्स्टेंटली ये चाहते हैं कि हम उनसे संबंध बेहतर करें। बॉर्डर इशू पे बात वो होती रहेगी, रिजॉल्व हो रहा है ना हो, मतलब उसको हम बैक बर्नर पे रख दें, वो तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, होती रहेगी, सॉर्ट आउट। बट हम अपने डे टू डे रिलेशन बेहतर करें, ट्रेड बेहतर करें उनके साथ, और लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे छोटे व्यापारी चाइना से सामान लेकर आते हैं, वो वही सब कुछ वैसे ही चलता रहे।
तो वो ये भी चाहते हैं। वो हम चाइना के साथ कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुपिंग्स का हिस्सा हैं। हम ब्रिक्स में चाइना के साथ हैं, हम एससीओ में चाइना के साथ हैं, एक ही ऑर्गेनाइज सेटअप में हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी वो नहीं चाहता है कि हम इन ग्रुपिंग से बाहर जाएं। वो यहाँ पर हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हमारी मुखालफत नहीं करते हैं। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप थोड़ा सा दरकिनार करें और कोऑपरेशन की बातें करें। हाँ। इसलिए वो जब उनको कोऑपरेशन की बात करनी होती है तो जो हमारे सपोज्ड प्रोवोकेशंस हैं, जो हम काम ऐसे करें जिससे चाइना को हमसे नाराज होना चाहिए, वो उन चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो अभी कोऑपरेट करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो खतरा मिलिटरीली है, मगर ऐसा नहीं है कि वो हमसे लड़ने को तैयार है, वो हमसे लड़ना इस वक्त चाहता है। तो अगर हम भी अपनी रिलेशनशिप बैलेंस कर पाए कि कॉन्फ्लिक्ट को एक तरफ रखें, कंपटीशन को एक तरफ रखें और कोऑपरेशन पे फोकस करें, तो हो सकता है कि हमारे कोऑपरेशन इतना बढ़ जाए कि कॉन्फ्लिक्ट शायद हमेशा से ही बैक बर्नर पे ही रह जाए। और मेरा तो पर्सनल मानना ये है, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन सॉफ्ट बॉर्डर्स। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मेरी राइटिंग में भी मैंने कई बार कहा है। इनफैक्ट मेरी जो सबसे पहली किताब थी ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप, उसमें भी मैंने कंक्लूडिंग चैप्टर में ये लिखा था कि अ, हमें आगे अगर अपने लोगों का भला चाहिए, अपना सिर्फ कोई भी इंसान इंडिपेंडेंटली अपना भला नहीं कर सकता जबकि बराबर वाले का ना हो। आप को एग्जिस्टेंस से ही, म्यूचुअल बेनिफिट से ही सबका भला हो सकता है। करेक्ट। तो अगर हमें अपना पूरे रीजन को गरीबी से उठाना है, पूरे साउथ एशियन रीजन को गरीबी से उठाना है, तो हमें जरूरी है कि हमारे बॉर्डर सॉफ्ट हों, जहाँ पे लोगों का आवन गावन हो सके, लोग एक दूसरे से बिजनेस कर सकें, एक दूसरे के साथ फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिल सके। हमें हार्ड बॉर्डर्स की हमें नहीं जरूरत होनी चाहिए। हार्ड बॉर्डर्स जितने क्रिएट होते हैं उतने बॉर्डर पे इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं, उतने कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। अगर आपके बॉर्डर सॉफ्ट हैं, लोगों का आना जाना है, लोगों के स्टेक्स बढ़ जाते हैं बॉर्डर के डेवलपमेंट पे। जब हमारे पाकिस्तान के साथ सीज फायर थी, लड़ाई, ये कांस्टेंट बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होती थी, तो हमारे जो बॉर्डर के किसान थे तो वो बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक जाके खेती कर सकते थे। अब हमने उनको 15 किलोमीटर पिछेड़ दिया है, तो वो इतनी जमीन उनकी जो है अब वो मिलिट्री के यूज में आ रही है, तो वो नॉन प्रोडक्टिव जमीन है, सिर्फ हमारी तरफ नहीं उनकी तरफ भी। सिमिलरली ये चाइना की तरफ है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है बट ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स थी, तो हमारे शेपर्ड्स अपने भेड़ बकरियां लेके वहां तक ग्रेज करने जाते थे, उनके शेपर्ड्स यहाँ आते थे। तो ये अगर आपका बॉर्डर्स सॉफ्ट रहेंगे या बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सॉफ्ट रहेंगे, नेपाल के साथ, हर जगह, तो आपके लोगों में उतना स्टेक्स, उतना उनका इंटरेस्ट शांति में बढ़ेगा, उन पे इख्तलाफात कम होंगे। बट जब आप बॉर्डर्स को हार्ड कर देंगे, लोगों को मजबूर करेंगे कि वो लॉ को तोड़ें उधर जाने के लिए। अब आप देखिए दुनिया भर में गरीब देशों से अमीर देश लोग अभी भी जाते हैं, हिंदुस्तान से भी वो डंकी रूट से जाते हैं, इलीगली बॉर्डर पार करके कनाडा से या मेक्सिको से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो हमारे आसपास के देश भी तो भारत को इसी तरीके से देखते हैं ना, बड़ा देश है, वहां जाएंगे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। क्योंकि आप ऑफिशियली लीगली नहीं आ सकते तो आप इलीगली आते हैं, बट आप उनको घुसपैठिया कह के उनको क्रिमिनल बना दें, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है, वो बेचारे गरीब यहाँ काम के लिए आ रहे हैं, बट आप उनको क्रिमिनलाइज कर देंगे तो आप खुद कितना सोसाइटी में हार्शनेस पैदा कर रहे हैं, लोगों में उनके दिलों को सख्त बना रहे हैं मुलायम बनाने के बजाय। तो मेरी सोच हमेशा हमेशा से ये रही है, और हमारे ये जो हम मैगजीन फोर्स निकालते हैं, हालांकि डिफेंस की मैगजीन है, हालांकि हम डिफेंस की बात करते हैं, बट हमारा जो लार्जर विजन है वो हमेशा से पीस का रहा है कि हम कैसे आपस में, अपने आसपास के एरियाज में, अपने नेबरहुड में म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन के जरिए ढूंढ सकें, जिससे सब जगह सब लोगों का भला हो पाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। वापस एक बार हम आपके
बारे में बात करते हैं एंड आपकी किताबों पे अगर हम आए, सो यू हैव आल्सो रिटन अ बुक बॉर्न अ मुस्लिम। जी। सो मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछूंगी कि व्हाट इज इट लाइक बीइंग बोर्न अ मुस्लिम इन इंडिया, बिकॉज आपने आई थिंक वो बदलाव होते हुए देखा होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप वो बताइएगा। बट बीइंग बोर्न अ मुस्लिम इन इंडिया, जो आप उस समय पैदा हुए, उस समय का जो एक भारत था, उस समय जो एक कम्युनिटी थी, उसका रिप्रेजेंटेशन था, कैसे लोग उनके साथ ट्रीट करते थे, क्या ट्रीटमेंट था, एंड जो आज के टाइम में सिनेरियो है वो कितना बदला है। बिकॉज उस समय इफ देयर वाज समवन जो वाज बीइंग बोर्न एज अ मुस्लिम, आज भी कई लोग हैं हु आर बीइंग बोर्न एज अ मुस्लिम, बट उनके लिए शायद काफी चीजें बदल गई हैं। देखिए, वो उस वक़्त और आज के वक़्त में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं बड़ी हो रही थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी, हो सकता है कुछ लोग मुझे देखते होंगे कि मुस्लिम है या उनके घर में उनके माँ-बाप उनको बोलते होंगे कि तुम उसके साथ खाना शेयर मत करो। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। बट मैंने कभी ये महसूस नहीं किया। हम्म। मेरी कभी किसी भी दोस्त ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ इसलिए टिफ़िन शेयर नहीं कर रही है कि वो उसके घर से उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है क्योंकि अब तो बच्चे सामने बोल देते हैं। बहुत मुझे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें डाली बातें जा आ रही गई हैं। हैं। मेरी खुद की जो नीसेज़ हैं, मैं उनको देखती हूँ उनके स्कूल में बाकी बच्चों के साथ रवैया जो है। अ, मेरी एक नीस है जो कि अब कॉलेज में है। हम्म। कई साल पहले उसको किसी ने पाकिस्तानी बोला था क्लास में। तो वो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होना था। तो आई थिंक इसके उनके स्कूल में अनाउंस किया गया था कि वो कुछ था, क्यों इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन एक दिन पहले होना था, हम्म। मे बी संडे पड़ रहा था 15 अगस्त को। तो शायद वो उन्होंने स्कूल ने डिसाइड किया था कि वो जो स्कूल का इवेंट होना था कल्चरल इवेंट वो 14th को 14 को होगा। करेंगे। तो उसकी क्लास में एक बच्चे ने कहा, हाँ वही तो, इनका तो वही है इंडिपेंडेंस डे। तो उसको भी समझ में आने में थोड़ा टाइम लगा था कि इसने क्या कहा है। बट उसके बाद वाले जो बच्चे हैं, उसके बाद की जो उसकी छोटी सिस्टर है और मेरी दूसरे और जो नीसेस हैं नेफ्यूज हैं, उनको फौरन समझ में आ जाता है। हम्म। तो उसके भी जब उसके स्कूल में ऐसा हुआ तो उसने भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा होगा, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम टाइम लगा कि लगा, हाँ। इसने क्यों ऐसे बोला है। मगर अब फौरन समझ में भी आ जाता है। अब उनको ये भी समझ में आ जाता है कि ये क्यों मेरे टिफिन में से खाना नहीं खा रही है। क्यों वो पूछती है उसकी क्लासमेट की, तुमने इसमें मतलब इसमें नॉन वेज तो नहीं है। तो ये सारे फर्क सबसे बड़े स्कूल में देखने को ये मिलते हैं। मैं कई साल दिल्ली में किराए के मकान में रही जब मैं पढ़ती थी और फिर मैंने नौकरी जब करनी शुरू की। तो मैं आगरा से हूँ ओरिजिनली। और जब मैं कॉलेज के लिए दिल्ली आई तो उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो किराए का घर हम्म। लेके हम मेरे पेरेंट्स ने घर किराए पे लेके दिया था। तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई किराए का घर लेने में। और मैंने कई सारे घर बदले क्योंकि वो 11 महीने की लीज होती है तो फिर वो हम्म। कई बार मकान मालिक आपसे खाली करवाते हैं। बट जो लास्ट घर था जो वहाँ मैं 7 साल रही। और मेरे मकान मालिक ने ना खाली करने के लिए बोला क्योंकि तब मैं घर खरीद रही थी, अपना फ्लैट ले रही थी। तो वो बड़ा अफसोस कर रहे थे कि आप क्यों छोड़ के जा रही हैं, आप इतने अच्छे हैं। तो कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई मुस्लिम होने के लिए घर मिलने में। हम्म। मगर जब मेरी कजिन्स कई साल बाद दिल्ली शिफ्ट हुए, वो भी यूपी के रहने वाली हैं। तो वो यहाँ से जब दिल्ली शिफ्ट हुए काम के सिलसिले में नौकरियां करने के लिए, उनको बहुत परेशानी का उठानी पड़ी। वो मुझसे ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद शिफ्ट हुए। तो उनको तो घर मिलना ही अजूबा होता था, अचंबा था कि उनको घर मिल गया। हम्म। कभी मिलता ही नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। ये इतने साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ, तभी हम्म। भी परेशानी होनी शुरू हो गई थी। तो ये सब तो हालात बदल ही गए हैं। हम्म। तो जो बौना मुस्लिम जिस दशक में मैं पली बड़ी हुई हूँ, अ, उसमें और अब में तो जमीन इट्स अ आसमान के डिफरेंट अंतर है। कंट्री। देश ही अलग है। एंड इट्स वेरी सैड बिकॉज इवन जब मैं स्कूल में थी तो आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। शायद वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो मेरी हैं वो मुस्लिम्स ही हैं। एंड पॉइंट इज कि उस टाइम पे हम लोग बस दोस्त थे। कभी ये दिमाग में नहीं आया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। या हमने ईद और दिवाली साथ में ही मनाई हम्म। है, आज भी साथ में मनाते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स मनाते हैं, मिलते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं। वो कल्चर अभी भी हमारे अंदर है। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं
उनमें पता नहीं कहाँ से इतना इतना हेट्रेड जो एक छोटे एज से जो डाला जा रहा है। एंड एक तो ये बहुत सैड है बिकॉज एक छोटे एज में जब आपको यूनिटी के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में और अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, आपके अंदर हेट्रेड डाली जा रही है। एंड आई डोंट नो, मतलब इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट नो नो इट इट इज व्हाट इज इट इज। नो नो इट इज एंड एक्चुअली मैंने लखनऊ में ही एक बात सीखी थी जब मैं हिंदी हार्टलैंड के लिए यहाँ पे आई थी रिसर्च के दौरान। आपने मैं काफ़ी सारे एरियाज में गई थी, वहाँ लोगों से बात कर रही थी। तो यहाँ पर मुझे एक बात सुनने में मिली थी और वो ये था कि 47 के बाद, पार्टीशन के बाद लोगों में इतना ज़बरदस्त जज्बा था कि इतनी नफरत से और इतनी हिंसा के से बंटवारा हुआ है देश का कि अब हम दोबारा ऐसा नहीं होने नहीं होने देंगे। देंगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट था हम्म हर तरफ से, हिंदू और मुस्लिम की तरफ से, कि एक नए तरीके की हम सोसाइटी, नए तरीके का समाज बनाएंगे जहाँ पर डिफरेंसेस के बावजूद लोग मिलके प्यार से रह सकें। तो एक नई तरीके की भाषा का भी उसमें होगा। तो जब मैं ये बात उनसे सुन रही थी तो मुझे तब या दिमाग में मेरे इट अकर्ड टू मी कि एक्चुअली ये एक नई तरीके की भाषा तो अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे पास थी, हम्म जो कि एक मजहब से जुड़ी हुई भाषा नहीं थी, वो लिटरेचर की भाषा थी, शेरो शायरी की हम्म जबान थी। उर्दू। अब हाँ, या हिंदुस्तानी हाँ, या कुछ भी हिंदुस्तानी बोले, उर्दू, हाँ। तो ये जबान जो थी ये आपकी इसका आपके धर्म से लेना देना नहीं बिल्कुल था। नहीं, हाँ। ग्रीटिंग्स इस तरह से इवॉल्व हुई थी। मुस्लिम एक दूसरे को ग्रीट करेंगे तो वो अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, हम्म बट आदाब वर्ड का इजाद किया गया कि जो कि रिलीजन से बिल्कुल परे है, इसका हाँ, रिलीजन से, कोई धर्म से लेना कोई देना लेना देना नहीं। नहीं है। तो ये ग्रीटिंग भी आपने एक नई शुरू की, एक नया वोकेबलरी एस्टैब्लिश करी कि लोग एक दूसरे के साथ मिलके रह सकें। तो ये तो हमारी हेरिटेज है हम्म मिलजुल के रहने की। तो आई थिंक हमें मतलब अफसोस मनाने के साथ साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम वापस अपने हेरिटेज को रिक्लेम कर सकें। हम्म। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ ही गई हैं एंड इसमें कोई डाउट भी नहीं है। एंड सिंस आप इन बारे में बहुत ओपनली बात भी करती हैं, करना भी चाहिए, बट यू नो, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपकी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ऐसी है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि जब कोई चीज आपको लगे कि गलत है तो आप उसको गलत बोलेंगी। बट वहीं कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो आके आप ही को जर्नलिज्म सिखाते हैं कि भाई नहीं, ये तो गलत है, या फिर आप जो कह रही हैं गलत है, और उनका उनका जो नॉलेज बेस है वो प्योरली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बेस्ड है। ऐसे लोगों से आप कैसे डील करती हैं? ऑन ट्विटर यस यू अवॉइड इट, बट इन पर्सन अगर कोई आके ऐसे बोले तो हाउ हाउ डू यू डील विद सच पीपल? एक्चुअली मैं अभी भी शायद ओल्ड फैशन टाइप की इंसान हूँ, तो मैं पर्सनल मीटिंग में किसी से रूडली पेश आ ही नहीं सकती हूँ। मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है कि मैं किसी से बहस करूँ, और मैं बस करना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो अगर ज़रा भी कोई अनप्लेजेंटनेस होती है या अनप्लेजेंट सिचुएशन है, कोई आके मुझे कुछ पर्सनली बोलता है, तो मैक्सिमम मैं जो करा है आज तक वो ये है कि ये मेरा ओपिनियन है, आपको नहीं मानना है मत मानिए। हम्म फिर मैं अपने आप को एक्सक्यूज कर लेती हूँ। अ, इसका नेगेटिव साइड ये है कि लोग कहते हैं कि अरे हमारे प्रोफेशनल डिफरेंसेस हैं बट हम तो फ्रेंड्स रह सकते हैं। मैं फ्रेंड्स नहीं रह सकती हूँ किसी के भी साथ जिसके साथ मेरे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, हम्म ओपिनियन के डिफरेंसेस हैं। तो मे बी अजीबोगरीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्रेंड्स में अलग अलग ओपिनियन ना हो लोगों के, मगर मेरे साथ नहीं होता है। मेरे साथ एक्चुअली यू सबके ओपिनियन हम्म मिलने जरूरी ही है, हम्म तभी मैं फ्रेंड्स रह सकती हूँ किसी के साथ। एंड ये बात गलत है भी नहीं, बिकॉज ये बाकी सारी चीजों पे ओपिनियन अपना एक अलग जगह है, कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं या फिर आपको खाना क्या पसंद है, ये बहुत सुपरफिशियल चीजें हैं। बट जो फंडामेंटली आपको एक पर्टिकुलर तरीके का इंसान बनाती है, कि आप किसी को दुख पहुंच रहा है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, इफ दैट इज द काइंड ऑफ थिंकिंग यू हैव एंड इफ यू जस्टिफाई दोज एक्शंस, आई डोंट थिंक सो कि आप अगर इस बेसिस में अगर आइडियोलॉजिकली डिफरेंट लाइंस पे हैं तो आप उसके साथ दोस्त हो भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पॉसिबल ही नहीं ओके, सो सिंस हम जर्नलिज्म पे बात है कर रहे जी। हैं, सो करंट स्टेट ऑफ जर्नलिज्म की एक बार बात करते हैं। एक्चुअली मे बी ये भी एक एवोल्यूशन है टाइम का, जर्नलिज्म भी इवॉल्व कर रहा है कि हमारा जर्नलिज्म अब मेन लाइन से हटके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गया है। और उन उस प्लेटफॉर्म्स की उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी उन पे लोगों का यकीन ज़्यादा होता जा रहा है। हम्म फिर जर्नलिज्म के भी अलग अलग अब फॉर्म्स हो गए हैं।
जैसे कि फैक्ट फाइंडिंग है, ये भी एक तरीके का अब जर्नलिज्म बन गया है, जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स खुल खुल गई हैं। क्योंकि वो इतना सिस्टमैटिकली फैक्ट चेकिंग करते हैं किसी भी इंसिडेंट की या किसी भी कमेंट की, और उसकी सीक्वेंस आपको बताते हैं कि हमने कैसे ये फैक्ट चेकिंग की है, तो आपको भरोसा होता है कि ये जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। तो ये भी एक जर्नलिज्म का फॉर्म है। और जो सबसे ज़्यादा जिसने डेमोक्रेटाइज किया है मतलब जर्नलिज्म को, वो आपका स्मार्टफोन है। आप स्मार्टफोन लेके कहीं भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है या नहीं है। बट अगर आपने कोई हादसा होते हुए देखा है, आपने उसका वीडियो बनाया है, या तो लाइव रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो उसी इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग आपकी वॉल्यूम या ऑडियो आपके पास है, या आप अपनी कमेंट्री डाल के उसको आप आगे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म के कई सारे ये लेवल्स ये आ गए हैं। बहुत सारे लोग अफसोस मनाते हैं, मैं भी बहुत अफसोस मनाती हूँ कि जो हमारा रेगुलर ट्रेडिशनल जर्नलिज्म था अखबारों में और टीवी टीवी चैनल्स पे पे भी, होता हाँ। था, वो अब इतना बुरे हाल में है। बट मेरे ख्याल से शायद ये ऐसा होना ही था कि अगर आपका उम, आप इतने बड़े हो जाते हैं तो आपका हारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसपे कितनी सारी लोगों की रोज़ी-रोटी डिपेंड करती है। आपको उस ऑर्गनाइज़ेशन को चला के ही रखना है, और जब उसको चलाने की शर्त ये है कि आपको एक ही तरीके के जर्नलिज्म जर्नलिज़्म करना है। करना है, पत्रकारिता इसी तरीके की करनी है, तो अब वो करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो अब वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से उस वो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा है कि हमारा मेन स्ट्रीम जर्नलिज़्म जो है इस वक़्त हमें ऐसा लगता है जैसे बिकावा है। तो वो मेरे ख्याल से बिकावा हमेशा से था, क्योंकि अगर आपका मॉडल जर्नलिज्म का सरकारी एक्सेस है कि सरकार से हमें फ़ायदा मिल रहा है तभी हम करेंगे, तो वो उसी तरीके का काम करेगा। बट तब सख्ती इतनी नहीं थी कि आप हमें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब वो सख्ती ज़्यादा है कि एग्जैक्टली। आप नहीं कर सकते हैं। अब डायरेक्शंस आते हैं, या प्रॉपर शाम का डिस्कशन क्या होना है टीवी चैनल्स पे स्पेशली, इसके पूरा टाइम टेबल आ जाता है कि 8 बजे के शो पे ये होना है, 9 बजे के शो पे ये होना है। तो अब ये सब पहले से ही अगर प्री एक डिसाइडेड सब है, प्री हाँ। डिसाइडेड है और ये डिसाइड पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, हम्म। तो फिर ऑब्वियसली उसकी हालत वो क्या कर सकते हैं, वो यही शो करेंगे, उनके पास चारा क्या है। हम्म। तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग है। बट इसके बरस आप देख लीजिए कि अब सोशल मीडिया में जो कितनी भी खराबियाँ होने के बावजूद, व्हाट्सएप वगैरह होने के बावजूद भी एटलीस्ट उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तो दे दिया है उन लोगों को जो अभी भी ओल्ड फैशन और सच्चा जर्नलिज्म करना करने की चाहते कोशिश हैं। कर रहे हैं। एटलीस्ट यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों तक उस तरीके की खबरें पहुंचाते हैं या उस तरीके की पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाते हैं जिनका अब मेन स्ट्रीम में कोई जगह नहीं है, गुजारा ही नहीं। जिनको डिस्करेज किया जा रहा है। जी, बिकॉज वही है कि एक सुप्रीम पावर है, उसको क्वेश्चन किया, जी, दैट मीन्स कि आप तो जी। गलत कर रहे हैं, और फिर सवाल स पूछना तो वैसे ही डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि जनरली। सबसे बड़ी जो खतरनाक बात अभी हुई है पिछले कुछ सालों में, एटलीस्ट पिछले 10 सालों में, वो ये है कि हमने अ, एक पॉलिटिकल पार्टी को देश के साथ जोड़ दिया जोड़ है दिया है। कि हम्म। आप वो पॉलिटिकल पार्टी और देश एक ही एंटिटी बन गए, मतलब वी हैव कन्फ्लेटेड वन पॉलिटिकल पार्टी विद द आइडिया ऑफ द कंट्री। करेक्ट, और करेक्ट। एक पॉलिटिकल लीडर को हमने डेमी गॉड बना दिया है कि वो अनक्वेश्चनेबल है, हम उनसे तैयारी तो सवाल नहीं पूरे कर गॉड बनने सकते की है हैं। वैसे तो। जी, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है। इसलिए अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ये वो लिया जाता है कि आपने देश को देश को क्रिटिसाइज़ क्वेश्चन करा किया, है। हाँ। तो ये पैट्रियोटिज़्म, नेशनलिज़्म एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन ये सब जुड़ गए हैं। अभी हाइपर पेट्रियोटिज्म हो गया, हाइपर नेशनलिज्म हो हुँ, गया है। आई थिंक नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म हमेशा से था। लोग अपने देश को सपोर्ट तो तब भी करते थे, कुछ सालों पहले भी, पर दूसरे देशों को एकदम ही विलिफाई नहीं किया जाता था, जो अब कर दिया जा रहा है। देखिए मेरे हिसाब से नेशनलिज्म में और पेट्रियोटिज्म में यही फ़र्क है। हम्म। पेट्रियोटिज्म जो है एक वन साइडेड अफ़ेयर है, आपका अपने देश के प्रति प्यार। नेशनलिज्म होता है कि आपको किसी से नफ़रत भी नफरत करनी भी है। करनी है। तो नेशनलिज्म में हमेशा एक दुश्मन होता है जिसके अगेंस्ट आप जुड़ते हैं। हम्म। तो अंग्रेज़ों के टाइम पे तो इंडियन नेशनलिज्म होना ज़रूरी था क्योंकि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। हम्म। मगर अब आज के दौर में हमें क्या ज़रूरत है, हमें किससे लड़ना है? तो इसलिए अब दुश्मन देश के अंदर ढूँढते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ, है कि देश के बाहर से जो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही, हैं। अपने ही देश में देश में अब आपने इतने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जी, हैं कि इस वक्त
जर्नलिज्म भी, आइडियोलॉजी भी और लोग भी दो हिस्सों में बट गए बच हैं गए पूरी तरह बिल्कुल से, एंड एक्सट्रीम लेवल पे दोनों ही तरफ लोग मौजूद हैं। जी आई थिंक अगेन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे स्फीयर में कोई भी काम करना, कुछ भी नेविगेट करना। जी एंड बिल्कुल उसी में आपने फिर फोर्स मैगजीन भी शुरू की प्रवीण साहनी के साथ में। जी उसके बारे में अगर हम बताएं, बिकॉज दैट अगेन वो आर्म फोर्सेस पे, पैरामिलिट्री पे, इन सब चीज़ों पे आप लिखती हैं। फोर्स मैगजीन एक्चुअली हमने 2003 में शुरू की थी, और उस वक्त मेरा सोच ये थी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, डिफेंस के, आर्म फोर्सेस के, हम्म ये पॉपुलर लोगों में इनका पॉपुलर लोगों में इसकी दिलचस्पी नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा इलीट सब्जेक्ट बन के रह गए। तो हमने फुल कलर ग्लॉसी मैगजीन शुरू की थी, बिल्कुल जैसे पॉपुलर मैगजीन होती है इस फॉर्मेट में, ताकि इन इश्यूज को हम थोड़ा वाइड स्प्रेड करें, ताकि लोगों को पता रहे कि इंडिया के चैलेंजेस क्या है नेशनल सिक्योरिटी के, और ये चैलेंजेस को हम कैसे मीट कर पा रहे हैं, हम इन चैलेंजेस का मुकाबला ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा बॉर्डर कैसा है। तो हमने शुरू के ऑलमोस्ट 10 साल बहुत ट्रैवल किया, इंडिया में हर कॉन्फ्लिक्ट के एरिया में गए हैं। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रैवल किया है, वहाँ पे इंडियन आर्मी कैसे डिप्लॉयड है, कैसे वहाँ पे तैनात है, क्या करती है, उनके हर रोज़ की दिनचर्या क्या होती है, ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज क्या फेस करनी पड़ती हैं, जो कि किसी भी फौज को करनी पड़ सकती हैं। मौसम की क्या डिफ़िकल्टीज हैं, बहुत ठंड है, बर्फ़ कितनी हो जाती है, एवलांच भी आता है। तो ये सब है। इंडियन नेवी के क्या चैलेंजेस हैं, हम्म इंडियन ओशन रीजन में क्या है, स्पेशली अब जैसे हम सबमरीन वॉरफेयर की बात होती है, जब कि सबमरीन हमारे रीजन में बहुत हैं जो पानी हम्म के अंदर सबमर्ज्ड रहती हैं। हम्म। तो एक तो ये हो गया कि सबमरीन को आप ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे वो मुखबिरी करती है दुश्मन की वगैरह वगैरह, और अपने आप को कैसे बचा के रखती है। बट दूसरा ये है कि इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में आप कैसे रहते हैं, 11-11 दिन तक आप धूप नहीं, सूरज नहीं देखते हैं, हम्म आसमान नहीं देख सकते हैं, और इतने बस कन्फाइंड छोटी सी जगह में कैसे रह रहे हैं। सिमिलरली एयरफोर्स का, तो हमने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करी, ऑलमोस्ट 10 साल। कई सारे एयरफोर्स स्टेशंस को विजिट किया। छत्तीसगढ़ हम गए हैं, वहाँ पे जब ये ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था, तब यूपीए सरकार थी, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। उसका इम्पैक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे क्या पड़ रहा है। जो सल्वा जुडोमिनो ने एक विजिलेंटे ग्रुप शुरू करा था, उनका कम्युनिटीज़ कैसे डिवाइड हो रही हैं, हमने इस पे बहुत काम किया। तो कश्मीर पे बहुत काम किया है हमने, जितना मेरे ख्याल से किसी भी मैगजीन ने कश्मीर पे इतना काम शायद ना किया हो इंडिया में, जितना हमने काम किया है। हम्म। बहुत हमने ट्रैवल किया है कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पे। इंसर्जेंसी का लोगों पे क्या असर पड़ा है, फैमिलीज पे क्या असर पड़ा है, लोगों पे क्या पड़ा है, आर्मी पे क्या पड़ा है, आर्मी की ट्रेनिंग पे क्या असर पड़ा है इंसर्जेंसी का। तो इस पे हमने काफ़ी काम किया है। तो हमारी मैगजीन का जो मेन एडिटोरियल जो बेस रहा है वो ये रहा है। हम्म बट चूंकि ऐसी मैगजीन को चलाने के लिए हमको एड्स भी चाहिए, और एड्स जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री से आते हैं जो हथियार बनाते हैं। तो फिर हमने डिफेंस इंडस्ट्री को पे भी काफ़ी काम किया है। तो काफ़ी हद तक हमारा एडिटोरियल 50-50 था। फिफ्टी हम्म परसेंट हम सर्विसेज और लोगों के ऊपर जो अफेक्टेड हैं उन सर्कमस्टांसेस से उन पे फोकस करते थे, और 50% हमने डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया है ओके। कि उसमें नए चीज़ें क्या बन रही हैं, हम्म इनोवेशंस क्या हो रहे हैं। तो ये सब है। तो बेसिकली ये हमारी मैगजीन का क्रक्स है। क्रक्स है। ये हम इस तरीके की मैगजीन चलाते हैं ओवर द इयर्स। अब आते आते जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है, 50% का जो पार्ट है, इसके लिए एक्सेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम्म। हम बॉर्डर एरिया पे जा रहे हैं तो हम आर्मी के एक्सेस के बगैर नहीं जा नहीं जा सकते हैं। सकते। अगर हम एयरफोर्स के बेस पे जा रहे हैं तो एयरफोर्स का हमें परमिशन चाहिए, परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आनी है। हम्म। पिछले 10 साल में ये एक्सेस बंद हो गया है। तो ओके। अभी ये सिर्फ हमारे लिए बंद नहीं हुआ है, मतलब हमारे लिए ज़्यादा, हम अपने बारे में बात कर सकती हूँ मैं। मगर अब जर्नलिज्म का एक और जो सेटबैक हुआ है जर्नलिज्म में, वो ये है कि सरकारी महकमों का एक्सेस उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए बंद कर दिया है।
पहले ये बहुत आम होता था कि आप जा रहे हैं और पीआरओ के दफ्तर में जाके बैठ जाइए, चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पो में कुछ बात पता चल जाती है। यही प्रॉब्लम है कि गप्पो तो गप्पो में जो बात पता चलती है वो जी, प्रॉब्लम क्रिएट कर तो सकती है। अब वो बंद, उसको बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद कर हम्म। दिया गया है। न सिर्फ उसको बंद कर दिया गया है, अगर आप प्रॉपर परमिशन लेके रिक्वेस्ट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाल के भी आप एक्सेस अगर मांगते हैं, वो भी नहीं नहीं मिलता है। मिलता है। क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया है कि सिर्फ एक ही तरीके का मीडिया है जो सरकार को जो सरकार की रिपोर्टिंग करेगा। एक ही एजेंसी है जो सरकार की रिपोर्टिंग करेगी। तो हालांकि जो प्रेस न्यूज एजेंसीज पहले ट्रेडिशनली गवर्नमेंट ओन न्यूज एजेंसीज है, पीटीआई, यूएनआई जैसी, हम्म। उनको भी वो एक्सेस अब नहीं मिलता है ओह। जो सिर्फ एक न्यूज एजेंसी एएनआई को मिलता है। हम्म। वही ऑफिशियल्स के साथ ट्रैवल करते हैं, सारे ऑफिशियल इवेंट्स में, फंक्शंस में उनको वही जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारी मैगजीन का, जो रिपोर्ट बेस्ड हम जर्नलिज्म कर रहे थे, उसमें काफी सेटबैक हुआ है। तो अब उसको हमने रिप्लेस कर लिया है एनालिसिस से। हम्म। तो अब हमारा 50% जो कंटेंट है वो हमारे एनालिसिस से हम जनरेट करते हैं, या रिटायर्ड ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के या बीएसएफ के, उनसे बोलते हैं कि आप हमारे लिए आर्टिकल्स लिख दीजिए। तो ये मैगजीन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बट आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरे जर्नलिज्म का को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जब आपको एक्सेस ही नहीं है तो हाँ। आप कहाँ से वो रिपोर्ट करेंगे। तो गुड दैट ये आपने खुद बता दिया, बिकॉज मैं आपसे पूछने वाली थी कि जब सारी चीजों का एक्सेस लिमिट कर हाँ दिया गया है, जी, प्लस आप ओपनली हर चीज के बारे में लिख भी नहीं नहीं सकते। सकते इवन आर्म फोर्सेस में भी आप अगर जी। उनके बहुत कोई चीज आपको पता चली एंड इफ यू वांट टू राइट अगेंस्ट देम अगेन, दैट अगेन विल लेबल यू एज एन एंटी नेशनल। नहीं, अब सो आप कर ही प्रॉब्लम नहीं है वो। सकते। मैं आपको अपने ही ये 20 साल का एक्सपीरियंस ही बताती हूँ कि हाउ आई हैव सीन दिस चेंज हम्म। हैपन। जब हम शुरू में आर्मी चीफ या एयरफोर्स चीफ किसी से इंटरव्यू करते थे, तो आपने अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जाके उनका इंटरव्यू करा और आपने आके मैगजीन में छाप दिया। ये इतना परमिसिबल था ये आसान सब, था। हाँ, आसान था। इतना आसान था। फिर कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि नहीं, आप पहले से क्वेश्चन हमें भेज दीजिए, आपको क्या पूछने हैं। तो वो क्वेश्चन हमने भेजने शुरू कर दिए, बट हम फिर भी जाके इंटरव्यू लेते थे। क्वेश्चन उनके पास होते थे ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे, बट वो फिर भी बोलते थे और वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम वो अपने ही इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करके वो हम छाप देते थे। फिर ये हुआ कि आप ट्रांसक्रिप्शन हमें वापस भेज दीजिए, एक बार हम वेट कर लेंगे। तो कुछ सालों बाद ये होना शुरू हो गया कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन वेट होती है और फिर आके हम वैसे छाप देंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, हम आपको रिटन आंसर्स दे देंगे, आपको आप वही क्वेश्चंस छापना है। भेज दीजिए। ओके। फिर ये हुआ कि नहीं, हम क्वेश्चन भी खुद बना लेते हैं। आप क्वेश्चन मत बनाइए, हम क्वेश्चन भी खुद बना लेंगे, आंसर भी खुद बना लेंगे, आपको इंटरव्यू भेज देंगे। आपको कितने वर्ड्स चाहिए? तो अच्छा ठीक है, 1200 वर्ड्स भेज ये दीजिए। इंटरव्यू का तो पर्पस ही डिफीट हो गया हाँ, यहाँ पे। तो ये हुआ है। अब ये भी नहीं है, आप ये भी नहीं कर अब ये सकते। भी नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता उनके दफ्तर में, आप चीफ के दफ्तर में किसी ने कुछ बात लिख दी हम्म। जो सरकार को पसंद नहीं आई। इस लेवल का सेंसरशिप है। जी, तो अब कोई इंटरव्यू ही नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसी मैगजीन को सरवाइव करना कितना नहीं, तो मुश्किल ये है आपके हमारी लिए। ही मैगजीन की बात नहीं है ना, आप मेनलाइन मीडिया में भी अब देखिए ना, वो तो उसका हाल इंटरव्यूज। खराब ही है। तो वो तो सर्वाइवल अब बस यही है कि या तो आप डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं, जो हम्म। एक्सपर्टीज रखते हैं, मान लीजिए मिसाइल्स में, तो आप उनसे कहिए कि आजकल मिसाइल्स की टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, कौन सी नई मिसाइल्स आ रही हैं, एक्यूरेसी कैसे इनकी इम्प्रूव की जा रही है, तो आप इस पे आर्टिकल हमारे लिए लिख दीजिए। तो या तो जनरलाइज्ड हो गया सब डोमेन, कुछ। तो ये डोमेन एक्सपर्ट्स लिख देंगे, हम्म। जो एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में। या हम अपना बैठ के ओपिनियन लिख दें कि अगर अभी जैसे ये लड़ाई हुई है इंडिया पाकिस्तान की, तो ये ऐसे हुआ है, वरना ऐसे होना चाहिए था, ये तो ये आप ये करिए। तो बेसिकली अब इस टाइप का काम है। ऐसे राइटिंग हो गया बेसिकली, जर्नलिज्म अब रही नहीं फिर। नहीं ओके। जी, ओके, सो फॉर समवन हु इज सो ओपिनियनेटेड, यू आल्सो क्लेम कि आप अनआर्गुमेंटेटिव भी हैं। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कैसे होता है? बिकॉज जो ओपिनियनेटेड होता है वो अनआर्गुमेंटेटिव कैसे हो सकता है? ओपिनियंस तो है, बोलना एक्चुअली तो है। मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता, ये पर्सनालिटी ट्रेट है। हम्म। मैं ओपिनियनेटेड इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ चीज के बारे में मुझे लगता है मुझे पता है, और वो पता होने की वजह से मैंने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है, तो मुझे उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर कोई मुझसे डिसएग्री करता है, तो मुझे कोई शौक भी नहीं है उसको कन्विंस करने के लिए। तुम्हें जो मानना है मानते रहो, फॉर ऑल आई केयर। मतलब ये मैं मानती हूँ, ये मेरी सोच है।
टेक इट और लीव इट। तो ये मेरा एटीट्यूड है। सो क्या इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि पहले तो आप लोगों के साथ आर्ग्यू कर सकती थी, बात कर सकती थी, उन्हें समझा सकती थी, अब लोग समझना छोड़ चुके हैं? काफ़ी लोगों के साथ ये वजह होगी, बट मेरे साथ आई थिंक ये पर्सनालिटी ट्रेट है। मतलब मुझे एक्चुअली कभी शौक ही नहीं रहा है किसी को कन्विंस करने के लिए कि मैं उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लाने की कोशिश करूं। आई हैव ऑलवेज बिलीव कि मैं अपने इस ओपिनियन पे, अपने नज़रिए पे इतनी जद्दोजहद के बाद पहुंची हूँ, क्योंकि मैंने ये भी देखा, मैंने वो भी देखा, मैंने ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। तो अगर ये सारे एक्सपीरियंसेस अगले को नहीं है, तो अगला कैसे मेरी बात सुन लेगा? मे बी उसको भी ये सफ़र तय करने की ज़रूरत है टू कम टू द सेम कंक्लूजन। एंड दूसरी चीज़ है कि हमारे सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो हमारे ओपिनियंस आर ऑल्सो नॉट जस्ट इवेंट बेस्ड, दे आर ऑल्सो सम टोटल ऑफ हमारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। तो क्यों हमें उस पर्टिकुलर हादसे से हमें क्यों ये ऐसा महसूस हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में जब बताया था कि जब मुझे नहीं एहसास होता था कि मेरे क्लासमेट्स मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मेरे मुस्लिम होने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, नहीं था, करेक्ट। तो मुझे पता ही नहीं चलता था। मगर अब मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, क्योंकि अब इतने एक्सपीरियंसेस हो गए हैं कि अगर कोई बड़ा कैजुअली ये भी कहता है कि हम अगर मुस्लिम तो ऐसे करते हैं, चाहे उसको उसकी मंशा ये ना हो कि वो मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि हाँ, मुस्लिम तो 5 वक्त हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि ये मुस्लिम को क्रिटिसाइज कर रहा है, और वो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि इसकी बैकग्राउंड ये है, क्योंकि इसको ये इस सोच से आता है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से अब मैं इस तरीके का ओपिनियन बना लेती हूँ, जो मैं पहले नहीं बनाती। तो ज़रूरी नहीं है ना मैं ये दूसरे पे थोपूँ ये मेरा ओपिनियन कि नहीं, नहीं, वो आदमी कम्युनल माइंडेड ही है। हो सकता है दूसरे को ना लगे वो कम्युनल है, तो आई थिंक टू ईच हिज ओन। ट्रू। Okay, thank you so much for joining us, and it was wonderful having you. And इस तरह से जो खुल के बात होती है, जो एकदम ही बेबाक जो बातें होती हैं जैसे आप करती हैं, वो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, तो आपके साथ बात करके भी बहुत मजा आया। एंड it was genuinely wonderful having you. थैंक यू सो मच। एंड एक्चुअली मुझे भी, मैं काफ़ी ज़्यादा भी बोल गई, जबकि मैं सोच रही थी मैं टाइम के अरे नहीं, लिमिट के अंदर रहूंगी, बट यू आर अ वंडरफुल पर्सन टू टॉक टू। आप थैंक यू अच्छी सो मच। इंटरलोक्यूटर हैं, बहुत वार्म इंटरलोक्यूटर हैं, थैंक यू तो सो आपने मच। इंकरेज भी किया कि मैं और बोलती रहूं। इट रियली मीन्स अ लॉट। यही हमारा एम है जी कि आप खुल के बातें कर जी, सकें हमारे साथ में। थैंक यू ठीक है, सो मच वंस थैंक यू। अगेन। एंड बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन एंड दिस इंटरव्यू, ये हमारे स्पॉन्सर्स प्रोडिजी प्रो की तरफ से इट्स अ स्मॉल souvenir, थैंक यू सो मच। thanking you to have taken out the time to join us. So thank you once again. तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुराने वीडियोस भी हमारे जाके जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।